हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर साइंस का, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। साइंस तो पूरी ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि आप इस पे स्पेशल एक वीडियो बनाइए, मुझे नहीं समझ आया। क्योंकि बच्चों, अगर इस टाइम पे आप बेस छोड़ देंगे किसी भी चीज का तो आगे जाके आपको डिफिकल्टीज होगी। इस मेन चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म, बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके हैबिटेट्स कैसे होते हैं, मतलब उनका लिविंग स्टाइल कैसा होता है, वो कहां पर रहते हैं, माउंटेन्स पे, प्लेन्स में, फॉरेस्ट में, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। Paheli and Bojo went on a vacation to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountain of Himalayas where it was very cold. देखिए, पहेली एंड बोजो जो हैं वो अपनी वेकेशंस पे गए हैं और उनकी जो जो जगह उन्हें पसंद है उनमें से सबसे फर्स्ट वो गए हैं रिवर गंगा इन ऋषिकेश। ऋषिकेश में जहाँ रिवर गंगा है वहां गए हैं वो। उन्होंने क्या किया है, वहां पर हिमालयाज के माउंटेन उन्होंने चढ़ने स्टार्ट किए। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड थी। दे सो मेनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन माउंटेन। देखिए, माउंटेन पे आपको अलग अलग टाइप के ट्रीज दिखते होंगे। मैं जैसे पिक्चर में अभी आपको दिखाती हूँ कि माउंटेन्स पे जो ट्री होते हैं, जैसे कि ओक ट्री हो गया, पाइन ट्री हो गया, देवदार ट्री हो गया, बहुत लंबे लंबे ट्री होते हैं। आप कभी मंसूरी, कभी इस ऐसी जगहों पे शिमला वगैरह घूमने गए हैं हिली एरियाज पे, तो आपने देखे होंगे कि वहां पर कितने लंबे लंबे ट्री होते हैं और अलग टाइप के ट्री होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे प्लेन्स में कौन से ट्री होते हैं, पीपल का ट्री है, सीसम ट्री है, बनियान ट्री है, तो उससे बिल्कुल डिफरेंट ट्री होते हैं वहां के। तो ये भी यही कह रहे हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी वन नियर देयर होम ऑन दी प्लेन्स। उनको बड़ा डिफरेंट लगा कि जो उनके घर के पास ट्री हैं उससे बड़े ही डिफरेंट ट्री हैं जो कि माउंटेन्स पे हैं। इन येट अनदर ट्रिप, उनके दूसरे ट्रिप में दे ट्रेवल टू राजस्थान, फिर उन्होंने राजस्थान का ट्रिप किया। एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू दी हॉट डेजर्ट। अभी वो बहुत ही ठंडी जगह पे गए थे, अभी वो देखिए हॉट डेजर्ट्स में पहुंच गए हैं राजस्थान में और उन्होंने वहां पे कैमल की राइड की। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे तरह के कैक्टस प्लांट जो है अपने ट्रिप से देखे। देखिए, डेजर्ट एरिया जो होता है, जहां सूखा एरिया होता है, मतलब वाटर की कमी होती है, वहां पे कैक्टस जो है वो अपने आप उगते हैं। तो कैक्टस ट्री सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस ट्री फ्रॉम द ट्रिप। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी। पुरी जो है आपका साउथ इंडिया में है, उड़ीसा में। पुरी एक जगह है ब्यूटीफुल सी, वहां पर गए फिर वो। एंड विजिटेड दी सी बीच, फिर उन्होंने बीच देखी वहां पे, डॉटेड विद कैस्यूरिना ट्री। डॉटेड विद कैस्यूरिना ट्री, हमने यहाँ पे डॉटेड किस लिए यूज किया है, डॉटेड का मतलब होता है कि बिंदीदार, मतलब वो फैले हुए हैं उस एरिया में, जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल दी फन दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स, अ थॉट स्ट्रक देम। उनको ये सारी की सारी बातें जब वो याद कर रहे थे कि उन्होंने ट्रिप पे क्या क्या किया, तो एक थॉट आया उनको कि ऑल दीज प्लेसेज वर सो डिफरेंट। सारे प्लेसेज जो थे बहुत डिफरेंट थे एक दूसरे से। कुछ तो बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत ही गर्म थे, और कुछ प्लेसेज जो थे वो ड्राई थे। और सम प्लेसेज आर ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है कि जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जहां पे आपको पसीने बहुत ज्यादा आएंगे, गर्मी का एहसास होगा, तो उस टाइप का एनवायरमेंट होता है ह्यूमिड एनवायरमेंट। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिज्म, और तब भी वहां पर जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, वेरियस काइंड्स के। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creature. Bojo thought of places near his home. देखिए, उन्होंने सोचा कि अर्थ पे कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहां पे कोई लिविंग क्रिएचर ना हो। तो बोजो ने सोचा, चलो मैं अपने घर के आसपास देखता हूँ। इन द हाउस, उसे सबसे अच्छा आइडिया आया कि मैं कबर्ड देखता हूँ। कबर्ड में तो ऑफकोर्स है, हम टॉयज रखते हैं, अपने कपड़े रखते हैं, तो वहां पर कौन सा क्रिएचर होगा। तो उसने जैसे ही वो ओपन किया तो उसे वहां पर भी एक टाइनी स्पाइडर दिखा। तब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हमारे घर के आसपास, हमारे घर के बाहर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे लिविंग क्रिएचर ना हो। देन वो अपने घर के आसपास देखना स्टार्ट करते हैं, और वो 6.1 में जैसे आपको पिक्चर में दिखा रखा है कि पहेली एंड बोजो बैठे हैं, नीचे बटरफ्लाई दिख रही है, शिप दिख रही है, ऊपर बर्ड्स दिख रहे हैं, साइड में आपको बुल्स दिख रहे हैं। मतलब ऐसे उनके आसपास में, चाहे वो आकाश है, चाहे धरती है, चाहे कहीं पे भी है, और चाहे वो पानी है, तो लिविंग क्रिएचर हर जगह मिलेंगे। तो पहेली एक बुक रीड कर रही है, वो देखती है कि जो वोल्केनो का माउथ होता है, जो कि इतनी गर्म जगह है, किसी ने वहां पर भी जो है फाइंड आउट किया है कि टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसकी वोल्केनो की ओपनिंग में, जो ज्वालामुखी की ओपनिंग होती है, जब वहां पर भी लिविंग क्रिएचर है, तो दैट मीन्स कि लिविंग क्रिएचर जो है हर जगह मिलते हैं, चाहे वो धरती है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो माउंटेन्स है, चाहे वो आपकी वाटर है, हर जगह पे मिलते हैं।
देन आपका आता है ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग वेयर दे लिव। ऑर्गेनिजम्स जितने भी टाइप के होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, उनकी सराउंडिंग कैसी है, कैसा उन्हें एनवायरमेंट चाहिए होता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। अनदर थॉट दैट अकर टू पहेली एंड बोजो वाज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस दैट दे हैड विजिटेड। द डेजर्ट हैड कैमल्स, माउंटेन हैड गोट एंड यॉक, पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स लाइक क्रैब ऑन द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम अलग अलग जगह पे घूमने गए तो उनमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के ट्रीज थे, अलग अलग टाइप के एनिमल्स थे। जैसे कि डेजर्ट में कैमल देखने को मिला इन्हें, माउंटेन में माउंटेन की ही गोट होती है अलग टाइप की एंड यॉक होती है, पूरी में इन्होंने क्रैब देखा जो कि बीच पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जिसे हम केकड़ा भी बोलते हैं, और फिशेज जो कि फिशरमैन पकड़ रहे थे, अलग अलग टाइप की फिशेज थी। देन उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ द रीजन वर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। हर रीजन के जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग, What about the surrounding in these different regions? Were they same? क्या इन सब रीजन्स में जो सराउंडिंग होती है वो सेम होती है? नहीं, वो सेम नहीं होती है। पहले मैं आपको एक्टिविटी 1 बताती हूँ और उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह डिटेल में समझाती हूँ कि कैमल जो है वो डेजर्ट में ही क्यों मिलते हैं, फिशेज जो होती हैं वो वाटर के अंदर ही क्यों रहती हैं, ये हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, साइंस को जो है प्रैक्टिकली जितनी अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, बुक की रीडिंग से सिर्फ कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली आपको लॉजिक से मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी कि कैमल्स जो हैं वो डेजर्ट में ही क्यों मिलते हैं। पहले हम एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। हम एक फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 6.1। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स दैट ऑल्सो शोन इन टेबल। देखिए, जो टेबल दे रखी है नीचे, ये कह रहे हैं इस टेबल में आपको फाइंड आउट करने हैं कि कौन से एनिमल, कौन से टाइप के प्लांट्स आपको फॉरेस्ट में मिलते हैं, माउंटेन्स में मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं, सी में, और एनी अदर जो भी आपको अलग टाइप का मिलता है। तो इस एक्टिविटी में हमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स, ताकि वो और एग्जाम्पल्स आपको दे सके। ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरी। आप बुक्स से भी पढ़ सकते हैं कि एनिमल, प्लांट्स एंड मिनरल्स जो हैं डिफरेंट रीजन के किस टाइप के होते हैं, क्या क्या उनके नेम होते हैं। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स। देखिए, हर टाइप के ऑब्जेक्ट्स आप लीजिए, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, एनिमल हैं, प्लांट हैं, तो वो आप देखिए कि इस रीजन्स में आपको कौन कौन से टाइप के जो हैं मिलते हैं, अलग और अलग अलग कैसे हैं ये। मतलब अगर फॉरेस्ट में आपको कोई मिल रहा है तो माउंटेन्स में उससे अलग कैसे है। जैसे कि माउंटेन में मान लीजिए पाइन ट्री मिला है, तो डेजर्ट में पाइन ट्री क्यों नहीं होता है, डेजर्ट में कैक्टस क्यों होता है। और अगर कैक्टस आपको डेजर्ट में मिल रहा है तो सी में कैक्टस क्यों नहीं मिलता है आपको, उसके एरिया के पास आपको कोकोनट ट्री और ऐसी चीजें क्यों मिलती हैं, क्यों इतना डिफरेंस है इनमें, ये आपको फाइंड आउट करना है। परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स। वी मे आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल एंड पेबल्स। वाटर इन द ओशियन में हैव सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट, डिस्कस इन चैप्टर 3। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स। देखिए, वो कह रहे हैं कि सिर्फ आपको प्लांट और एनिमल ही नहीं ढूंढना है, बल्कि जैसे पत्तियां गिरी हुई हैं, वाटर में आपको अलग अलग टाइप की जैसे सॉइल्स मिल जाती हैं, पेबल्स मिल जाते हैं, सॉल्ट होता है, तो वो सब चीजें भी आप कलेक्ट करिए कि कौन से रीजन में क्या चीज आपको पर्टिकुलरली मिल रही है। और इस टेबल को हम अभी फिल नहीं करेंगे, हम इस टेबल को जब पूरा चैप्टर हम फिनिश कर लेंगे तब हम फिल करेंगे, जैसे कि इन्होंने कह भी रखा है, एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जांपल्स। आप जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको और एग्जांपल्स मिलते जाएंगे कि माउंटेन्स में क्या होता है, डेजर्ट्स में क्या होता है। तो अब इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट ये समझ आ गया हो गया कि 6.1 में क्या समझाना चाह रहे हैं कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनकी सराउंडिंग जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। कोई कहीं पे पाया जाता है, कोई कहीं पे पाया जाता है। अब हम सबसे पहले हैबिटेट एंड एडेप्टेशन है, हैबिटेट क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, वो हम समझ लेते हैं, उनकी डेफिनेशन, और फिर मैं आपको बताती हूँ कैमल एंड फिश जो होती है उनकी एडेप्टेशन और हैबिटेट कैसी होती है। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि हैबिटेट होता क्या है। हैबिटेट जो होता है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है एनिमल, प्लांट्स सबके लिए कि जहां पर वो रह सकते हैं, जो उनके फेवर में होता है। तो इसीलिए फॉरेस्ट में अलग टाइप के एनिमल और प्लांट मिलेंगे आपको, ओशियंस में अलग टाइप के मिलेंगे, एंड डेजर्ट में आपको अलग टाइप के मिलेंगे। तो हैबिटेट का मतलब होता है जहां पे हमें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, हम रह सकते हैं, हम जी सकते हैं। ठीक है, अ हैबिटेट इज द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दैट एन एनिमल और प्लांट लिव्स इन, मतलब जहां पर वो रहते हैं। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूं।
ये देखिए, अब ये ओशन है, मीन्स वाटर, जो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, सॉरी एनिमल्स होते हैं एंड प्लांट्स होते हैं, मतलब जो वाटर के अंदर ही रह सकते हैं, उनका हैबिटेट क्या होगा, ओशियन होगा। मतलब वो पानी के अंदर ही जी सकते हैं, उनको इसी की हैबिट पड़ी हुई है और इसी के अंदर वो जी सकते हैं, क्योंकि इसकी सराउंडिंग जितनी भी है उनके लिए फेवरेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रही है उनको। ये देखिए, ये इनका हैबिटेट क्या है, इनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, फॉरेस्ट में है ये सारे एनिमल्स। तो ये फॉरेस्ट में जो है, क्यों रहते हैं ये फॉरेस्ट में, ये वाटर में क्यों नहीं रहते, क्योंकि इनके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है ताकि ये आराम से जी सकें, वो इनको लैंड पे मिल रहा है, प्लेन्स में मिल रहा है, फॉरेस्ट में मिल रहा है, इसलिए इनका हैबिटेट क्या होगा, फॉरेस्ट का होगा। मैंने आपको अब दोनों एग्जांपल दे दिए हैं, एक आपको प्लेन्स के भी दे दिए हैं और एक आपको एक्वेटिक का भी दे दिया। तो इसे कहते हैं बच्चों हैबिटेट। अब हम समझते हैं एडेप्टेशन क्या होती है। एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अपना लेना, एडेप्ट कर लेना, द प्रोसेस विच एनेबल्स ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट टू देयर एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर सर्वाइवल। अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए किसी ऐसी चीज को अपना लेना जो कि मतलब मान लीजिए कि उनकी हैबिट में नहीं है वो चीज। अब कोई अगर मान लीजिए लैंड पे रहता है, लेकिन वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा गिरने लग गई है और पहले नहीं गिरती थी, मतलब वो उसके एडेप्टेड नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे, और कोल्ड रीजन्स में वो रह सकते हैं, लेकिन वो मान लीजिए आइस के एडेप्टेड नहीं थे, तो धीरे धीरे अगर मान लीजिए वहां बर्फ गिरने लग गई है, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए उस चीज को धीरे धीरे एडेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी उस चीज को टॉलरेट कर सकती है। तो यही है द प्रोसेस विच एनेबल ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू देयर एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर सर्वाइवल, उसे कहते हैं एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कैमल है, कैमल जो होता है वो डेजर्ट में कैसे रह पाता है, कैसे अडेप्ट कर पाता है, बिना पानी के वो 15 दिनों तक कैसे रह लेता है। 15 दिनों तक कैमल जो होता है वो विदाउट वाटर रह लेता है, क्योंकि उसकी एडेप्टेशन उसने कर ली है, उस चीज को अडेप्ट कर लिया है अपने आप को। इनके जो होते हैं ईयर्स आपने देखे होंगे, बड़े बड़े होते हैं, इसके एक हम्प होता है, उस हम्प में इनके फैट स्टोर होता है, और इनके जो होती है वाटर स्टोरेज ये कर लेते हैं। एक बार में इन्हें जितना वाटर मिलता है, ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में वाटर जो है अपने अंदर ले लेते हैं, सो दैट कि ये ज्यादा टाइम तक अपनी बॉडी में स्टोर करके रखे। इनको यूरिनेशन कम होती है, मतलब इनको जो यूरिनेट होता है वो बहुत ही कम होता है। इनकी जो डंग होती है, मींस इनकी जो पोटी होती है वो ड्राई होती है। इनको स्वेटिंग जो होती है बहुत ही रेयरली होती है या बिल्कुल नहीं होती है, जिस वजह से इनका वाटर लॉस नहीं हो पाता। इसी वजह से ये अपने आप को डेजर्ट में जो है अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये होता है एडेप्टेशन। और इनके फीट जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, ताकि ये ज्यादा इन्हें गर्मी ना महसूस हो। जो नीचे सॉइल बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो गर्मी इनके शरीर को ना महसूस हो। इनके आपने देखा होगा फीट बहुत लंबे लंबे होते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको प्लांट का देती हूं मैं। प्लांट में जैसे कैक्टस है, कैक्टस प्लांट आपका कहाँ मिलता है, डेजर्ट्स में मिलता है। और ये विदाउट वाटर कैसे ग्रो करता है, कैसे ये मतलब सरवाइव करता है, क्योंकि इसकी रूट भी लॉन्ग होती है, स्टेम भी लॉन्ग होती है, स्पाइंस और थोन्स बने होते हैं, और वैक्सी स्किन होती है इसकी। ताकि ये थिक किस लिए होती है, ताकि ये अपने अंदर वाटर स्टोर कर लेती हैं और फिर ये अडेप्ट हो जाते हैं उस एनवायरमेंट के लिए। तो इसे कहते हैं एडेप्टेशन। ऐसे ही इसके मोर एग्जाम्पल है, जैसे कि गिरगिट होता है। गिरगिट जो है अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेता है ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर पाए। ऐसे ही आपकी फोक्स है, फोक्स के ईयर जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और उसकी टेल आपने देखी होगी बड़ी फ्लफी सी होती है, ताकि वार्म रीजन में वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाए। तो ये कुछ हैं आपके एग्जाम्पल जो कि एडेप्टेशन के हैं। तो हैबिटेट एंड एडेप्टेशन की आपको डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ गई। हैबिटेट होता है द सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव इन, जिसमें वो रहते हैं, जिसमें उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। एडेप्टेशन होती है कि मान लीजिए वो रहते जिस एनवायरनमेंट में उसमें थोड़े चेंजेस हो गए हैं, तो उस चीज को वो अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब स्वीकार कर लेते हैं अपने जीने के लिए। तो ये इन दोनों में डेफिनेशन है। ये तो उन्हें मिलता है, ऐसी सराउंडिंग तो उन्हें मिलती है, वो होती है हैबिटेट, कि भाई वहां वो रहना पसंद करते हैं। एडेप्टेशन मतलब होती है कि कोई चीज उन्हें नई मिल रही है और उस चीज को वो अडेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो ये है आपका। इस पूरे में आपको दे रखा है कि आप जो ये टेबल बनाएंगे, इससे आपको पता लगेगा कि हर डिफरेंट सराउंडिंग का, हर डिफरेंट रीजन में अलग अलग तरह के प्लांट ग्रो होते हैं, और उनकी जो सराउंडिंग होती है और उनकी जो लिविंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सबकी डिफरेंट टाइप की होती है। देर इज इन द सी प्लांट एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सॉल्टी वाटर। ये हम सबको पता है कि जो सॉल्ट होता है वो हमें वाटर के सी से ही मिलता है। तो जो वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे प्लांट होंगे चाहे एनिमल होंगे, वो सब जो है सॉल्टी वाटर उनके आसपास अवेलेबल होगा। मोस्ट ऑफ देम यूजेज द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। येस, देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। और ये भी हमें पता है कि डेजर्ट में जो होता है वो सूखा होता है, मतलब वहां पर पानी बहुत ही कम होता है। इट इज वेरी हॉट एट द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट। तो वहां पर जो एनवायरमेंट
क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म और बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है डेजर्ट में। द एनिमल एंड प्लांट ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल, वो डेजर्ट सॉइल पे ही वहां पर लिव कर सकते हैं, मतलब जैसे कैक्टस प्लांट है वो डेजर्ट में ही उगते हैं। एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम दी सराउंडिंग, और वही एयर जो होती है वो सराउंडिंग से लेते हैं। जैसे वहां पे उन्होंने बताया वो सॉल्टी होती है, वेट होती है, जो एयर वहां पे प्रोड्यूस होती है सी के पास, और जो डेजर्ट में होती है वो आपको वहां पे पानी की कमी होती है और बहुत ज्यादा ठंडा होता है रात में और बहुत ज्यादा गर्म होता है डे टाइम में। द सी एंड डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग, सी और डेजर्ट की बहुत ही डिफरेंट सराउंडिंग होती है। एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन, बिल्कुल हम इन दोनों रीजन्स में अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल को देखते हैं। लेट अस लुक एट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। अब हम कैमल और फिश को जो है करीब से उनको देखते हैं। अब मैं आपको यहां से पढ़ाने की बजाय यही सेम चीजें मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूं, ताकि आपको प्रैक्टिकली ये दिमाग में बैठ जाए कि कैमल जो होता है वो डेजर्ट में क्यों मिलता है और फिश जो होती है वो सी में ही क्यों मिलती है। मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। अब ये देखिए कैमल की बॉडी, कैमल के यहाँ पे जो होता है एक हम्प होता है, ये हम्प में क्या होता है, इस हम्प में फैट स्टोर्ड होता है कैमल के, जो कि अलाउ करता है उसको कि बेटर थर्मो रेगुलेशन, मतलब कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो उसे यूज करता है। रेयरली ये स्वेट करते हैं, मतलब इनके पसीने बहुत ही कम आते हैं। इनकी डंग जो होती है वो ड्राई होती है, मींस इनकी जो पोटी होती है वो ड्राई होती है बिल्कुल, अदरवाइज वो वेट होगी तो उसमें भी जो है वाटर लॉस होगा। लेस यूरिनेट करते हैं। और इनकी लेग्स देखिए, लेग्स जो होती हैं इनकी लॉन्ग होती हैं। लॉन्ग लेग्स किस लिए होती हैं, ताकि जो सैंड की गर्मी है वो उनके ऊपर बॉडी तक ना पहुंच पाए। ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पानी लेते हैं, जब भी इन्हें मिलता है ये 15-20 लीटर्स तक एक टाइम में ही पानी पी सकते हैं और वो स्टोर करके रख सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और ये 15 डेज तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये है इनकी एडेप्टेशन, इसीलिए ये डेजर्ट में पाए जाते हैं और डेजर्ट में ये इजीली सर्वाइव करते हैं। इसी तरह से कैक्टस प्लांट का है, क्योंकि कैक्टस प्लांट की जो स्टेम होती है और रूट होती है वो थिक होती है, तो वो वाटर अपने अंदर स्टोर करके रख लेती है, इसीलिए वो बिना पानी के भी ग्रो करती रहती है इजीली। तो ये मैंने आपको बताया, क्योंकि जहां पे गर्मी ज्यादा होती है, जैसे डेजर्ट है, सूखा एरिया है, तो वहां पर इनकी क्या क्या फीचर्स होती हैं यही आपकी बुक में दिया हुआ है। अब मैंने आपको पिक्चर से समझा दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिश। फिश के बारे में हम देखते हैं। फिश का सबसे पहला जो फीचर होता है वो होता है कि उसकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, जो कि उनको हेल्प करती है इनसाइड द वाटर, कि वो वाटर को रेजिस्ट ना करें, रोके नहीं, और वो उसमें फ्लो करते हुए चले जाएं। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है कि उनकी इस टाइप की बॉडी होती है, इस शेप में, ताकि वाटर इधर से भी आ रहा है, कितने भी हाई प्रेशर से आ रहा है तो वो उसे क्रॉस कर जाए। अगर ये स्क्वायर होंगी या राउंड शेप की होंगी तो वो वहीं अड़ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रीमलाइन बॉडी के कारण वो वाटर में अच्छी तरह से जो है मूव कर पाती हैं, स्विम कर पाती हैं। देन आपके इनके ये गिल्स देख सकते हैं, इनके गिल्स जो होते हैं। नेक्स्ट इनका फीचर होता है, इनकी ऐसी स्केली बॉडी होती है, ये स्केल से बने होते हैं, देखिए इस टाइप के ये बने हुए होते हैं इनकी बॉडी पे। और ये क्या करते हैं, ये वाटर प्रूफ होते हैं, स्केल्स जो होते हैं इनके, दिख रहे हैं जो आपको अच्छी तरह। और यही स्केल्स जो होते हैं ये इनकी प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जो कि एनवायरनमेंट से इनको प्रोटेक्ट करती है। और ये जो स्केल्स होते हैं इनमें ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन विद वाटर इजीली, ताकि फिश जो है वो स्विम कर पाए। अब हम देखते हैं उनके गिल्स क्या होते हैं। फिश में आप देखेंगे तो उसके माउथ और आईज के पास यहाँ पे जो होते हैं ये इसके गिल्स होते हैं। फिश के अंदर लंग्स नहीं होते हैं, इसीलिए जो है वो लैंड्स पे सरवाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उसके गिल्स से ही जो है रेस्पिरेट करती है। वाटर जो होता है ये वाटर इस तरह से वो इनटेक करती है अपने माउथ से, उस टाइम गिल्स क्लोज रहते हैं, और एक्सेल करती है अपने गिल्स के थ्रू। ऐसे माउथ क्लोज हो जाता है, फिर एक्सेल करती है। तो वाटर और ऑक्सीजन जो है वो माउथ के थ्रू लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो एक्सेल कर देती है अपने गिल्स के थ्रू। ये इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो फिश का है। तो अब आपको इन दोनों की एडेप्टेशन समझ आ गई होंगी। हैबिटेट ये वाटर में ही क्यों रहती हैं फिश, और वो कैमल जो होता है वो डेजर्ट में ही क्यों रहता है। यही सेम चीज आपकी बुक में बता रखी है। अ कैमल एंड अ फिश, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स टू इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। कैमल हैव लॉन्ग लेग विच हेल्प टू keep their body away from the heat of the sand. They excrete small amount of urine. Their dung is dry and they don't sweat. Since camel lose very little water from the body, they can live many more days without water. Let us look at the different kind of fish. Some of the example is 6.3 में दे रखा है. There are many kinds of fish, but do you see any fish जिसमें कि कॉमन शेप होती है उनकी? यस, उनकी कॉमन शेप होती है, जो कि मैंने आपको बताई स्ट्रीमलाइन शेप होती है उनकी। और इस शेप के कारण क्या होता है कि दिस शेप हेल्प्स देम
मूव इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर वो मतलब अच्छी तरह से मूव कर पाती हैं क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है, हेल्प टू रिड्यूस वाटर रेजिस्टेंस। अच्छी तरह से वो उसके अंदर मूव कर पाती हैं, कहीं पे रुक नहीं पाती हैं, अगर चाहे कितना भी हाई प्रेशर है वाटर का, कितना भी लो प्रेशर है, क्योंकि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। देन उनके फिन्स होते हैं, टेल्स होती हैं टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। गिल्स जो होते हैं प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। वी कैन सी दैट द फीचर्स ऑफ fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in desert। ये हमने देख लिया। We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on earth. In all this variety of organisms we will find that they have certain features that help them live in surroundings in which they are normally found। अब क्या होता है कि जो उनकी यही डेफिनेशन मैंने आपको एडेप्टेशन की बताई थी, यही इसमें आई हुई है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, कि किसी भी स्पेसिफिक फीचर की प्रेजेंस में और सर्टेन हैबिट्स की प्रेजेंट में, विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस, नेचुरली उस प्लेस पे रह सके, उस चीज को अडेप्ट करके, उस चीज को मतलब स्वीकार करके, तो उसे एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेसेज ऑफ ड्वेलिंग। दैट इज वाई अ फिश कांट लिव आउट ऑफ वाटर एंड अ कैमल कांट लिव इन अ सी। तो इसीलिए जो उनकी एडेप्टेशन होती है वो भी एक हद तक ही कुछ चीजें जो है अपने अंदर अडेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए फिश कभी भी जो है वाटर के बिना नहीं रह सकती है और कैमल फिश के अंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी इस टाइप की ही बनाई है। लिविंग क्रिएचर उनको इस टाइप का ही बनाया है कि वो उसी एनवायरमेंट में सुटेबल रह सके। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। जो जिस प्लेस पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, मतलब कि उनका होम है जहां पे वो कंफर्टेबल फील करते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। जो हैबिटेट होता है वो उसे हर तरह की रोटी, कपड़ा, मकान, सारी तरह की नीड्स उनकी पूरी कर देता है ऑर्गेनिजम्स की, इसीलिए वो उस जगह पर रहते हैं। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। ऐसा नहीं है कि जैसे कैमल है तो उसके लिए डेजर्ट बना है और कोई ऑर्गेनिज्म वहां नहीं रह पाएगा, या फिर जो फिश है आपकी वही वाटर में रह सकती हैं और कोई नहीं वहां पर रह पाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का सेम हैबिटेट हो सकता है। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाएगा। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं। टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं? जो कि प्लेन पे, लैंड पे मिलते हैं। एक्वेटिक कौन से होते हैं? जो कि वाटर के अंदर मिलते हैं। तो वही सेम हैबिटेट की डेफिनेशन है, जो कि प्लांट और एनिमल लैंड के ऊपर आपको जीवित रह सकते हैं, वहां पर प्लांट और एनिमल जो हैं वो अच्छी तरह से लिव कर सकते हैं लैंड पे, उसे हम टेरेस्ट्रियल कहेंगे। और जो आपके, जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन्स, मतलब जितने भी लैंड पे होते हैं वो सब आते हैं आपके इसमें, चाहे वो प्लेन एरियाज हैं, चाहे वो माउंटेन एरिया हैं, हिली एरियाज हैं, वो सब आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आएंगे। ऑन द अदर हैंड, हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। तो वही है जो वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक कहते हैं। जैसे कि लेक्स, रिवर्स, ओशियंस आर एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स biotic component. The non-living things such as rock, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic component. Are sunlight and heat abiotic or biotic? देखिए अब मैं आपको बताती हूँ बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट मतलब ए बायोटिक। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग और अबायोटिक लग गया उसके आगे मीन्स नॉन लिविंग। दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। जैसे हवा चलती है वो नॉन लिविंग है, सनलाइट है, सोयल है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, वाटर है, ये सब क्या है आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो इन्हें हम कहेंगे अबायोटिक। और जितने भी आपके लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और लिविंग कंपोनेंट हैं आपकी अर्थ के ऊपर, वो सब आपके कहलाएंगे बायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि फंगई हो गई, बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, आपका एनिमल हो गया, प्रोटिस्ट हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, सारे टाइप के जितने भी हैं वो आपके कहलाए जाएंगे बायोटिक, मतलब जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं आर सनलाइट एंड हीट जो होते हैं वो अबायोटिक है या बायोटिक कंपोनेंट है? वो ऑफकोर्स है ए बायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि वो लिविंग नहीं है।
वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम सीड्स, कुछ प्लांट जो है वो सीड से ग्रो करते हैं. लेट अस लुक एट दी सम अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट. बिल्कुल उनका इफेक्ट होता है, जैसे कि वाटर का होता है, सॉइल का होता है, हवा का होता है, सनलाइट का होता है, बिल्कुल होता है. देखिए यूं कहते हैं ना कि लिविंग क्रिएचर्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो वो भी उनके लिए जरूरी है. जैसे सनलाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है, वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है, सॉइल जो होती है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. तो ये सब चीजें जो होती है इंटरडिपेंडेंट होती हैं. एक्टिविटी 2 अब हम करते हैं. रिकॉल एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 4. वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम ग्राम एंड मेज. बिल्कुल हमने ग्राम एंड मेज से स्प्राउट्स बनाए थे, आप हम मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं. व्हेन दी सीड टर्न इनटू स्प्राउट इट इज सेड टू बी जर्मिनेटेड. बिल्कुल जब वो जर्मिनेट कर जाएगी, मतलब उसके अंदर से स्प्राउट्स रूट्स निकल आएंगी, तो उसे कहा जाता है जर्मिनेटेड. कोई भी एक सीड है उसको हमने डेली थोड़ा थोड़ा पानी उस पर छिड़कते रहना है, और फिर उसके बाद उसको देखेंगे जब तक वो स्प्राउटेड नहीं होती है तब तक उसे ऐसे ही कपड़े में बांध के रखना है और हल्का हल्का डेली गीला करते रहना है. जब उसके स्प्राउट्स निकल आती हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेटेड. वो जर्मिनेट हो गई है सीड. दिस इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट. वो एक प्लांट की लाइफ की बिगनिंग होती है. कलेक्ट सम ड्राई मूंग. अब ड्राई मूंग लीजिए. कीप 20-30 सीड्स असाइड. उसको 20-30 सीड्स को एक साइड में रख दीजिए. सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे. उसे जो है कुछ बची हुई को आप वाटर में जो है डिप करके रख दीजिए. डिवाइड दी सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट्स. सोक्ड सीड जो है उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3 to 4 days. डोंट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर. कुछ जो है वो पानी के अंदर ही रहने दीजिए 3-4 डेज के लिए, और कुछ जो हैं वो ड्राई सीड्स जो हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए उनको भी रखिए. कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन अ सनी रूम. जो सोक्ड सीड थी हमारी उसे एक सनी रूम में रखिए, गर्म रूम में रखिए. एंड अनदर इन अ कंप्लीटली डार्क रीजन. और एक को जो है बिल्कुल डार्क रीजन में रखिए. लाइक अ कबर्ड, जैसे कि कबर्ड में रख सकते हैं आप. दैट डजंट अलाउ एनी लाइट. एक को लाइट की रोशनी में रखना है, एक को विदाउट लाइट डार्क रूम में रखना है. कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग. और जो लास्ट पार्ट 3 पार्ट्स हमने इसके किए थे, कीप द लास्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट था इसका वो बहुत ही ठंडे प्लेस में रखिए. जैसे कि रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं या आइस के पास रख सकते हैं. रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे. उसका वाटर जो है हर दिन से उसे रिंस कीजिए, मतलब धोइए, और उसका वाटर जो है रिप्लेस कीजिए. व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज. कुछ दिनों के बाद आप क्या देखेंगे. डू दी सीड्स इन ऑल दी 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली. क्या हर कोई जिसको कि अलग अलग एनवायरमेंट मिला है सेम पोजीशन में जर्मिनेट करेंगे. डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज. बिल्कुल जैसे उसको सराउंडिंग मिलती है, जैसा एनवायरमेंट मिलता है, वो उसी हिसाब से जर्मिनेट कर पाएगी. डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. बिल्कुल ये सबको पता है कि जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट के लिए ही जरूरी है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं. वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट, इजंट इट. How do they manage to survive? Adaptation is the method by which organisms get well adjusted to the climate. ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हमें एक हैबिटेट मिलता है. जैसे कि मान लीजिए हमारा घर एक हैबिटेट है, लेकिन मान लीजिए कहीं कभी उसमें लाइट नहीं है, तो वो भी एक आप एडेप्ट तो करेंगे ना. ऐसा तो नहीं है कि लाइट नहीं है तो आप घर से बाहर जाके बैठ जाएंगे. तो वो एक होती है एडेप्टेशन. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं. एडेप्टेशन का मतलब होता है कि बहुत ही ठंडे प्लेस या बहुत ही गर्म प्लेस, आपको उस चीज को एडेप्ट करना है कि आपको सर्वाइवल के लिए वो चीज जरूरी है, तो आप उस चीज को एडेप्ट करेंगे. एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्ट टू दैट क्लाइमेट, ताकि वो खुशी खुशी उस क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट कर पाए. इसे कहते हैं एडेप्टेशन. और ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एडेप्ट कर पाते हैं चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस को. जो एडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो डाई कर जाते हैं. एडेप्टेशन डजंट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम. कोई छोटे टाइम में, मतलब थोड़े से टाइम में एडेप्ट नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ को, बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली. एबायोटिक फैक्टर भी जो होते हैं, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी जो होते हैं, वो धीरे धीरे चेंज होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि एकदम से धूप थी और एकदम से बर्फ गिरने लग गई है. वो भी धीरे धीरे जो है चेंज होते हैं. इसी तरह
तरह से एडेप्टेशन भी जो है वो बहुत ही धीरे धीरे आपको मतलब चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कांट अडेप्ट टू दीज चेंजेस, जो इन चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं। एंड ओनली दी अडेप्टेड वन सर्वाइव, जो अडेप्ट कर लेते हैं वो सर्वाइव करते हैं। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट बायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज, दिस रिजल्ट इन अ वेराइटी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है एक ही स्पीड से, देखिए जैसे आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 40 की 40 बच्चे जो है अगर उन्हें मैं ये चैप्टर समझा रही हूं तो हर किसी को एक जैसा समझ नहीं आएगा। किसी को ये बहुत ही परफेक्ट समझ आएगा और किसी को हो सकता है इसमें कोई चीज ना समझ आई हो। और मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में उन्हें एडेप्टेशन का मतलब ही नहीं समझ आया और हम चैप्टर के यहां तक पहुंच गए हैं तो फिर वो चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। तो उस चीज को पहले उन्हें करना पड़ेगा, अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तभी उन्हें आगे की चीज समझ आएगी। इसी तरह से एडेप्टेशन होती है कि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है कि वो उन कंडीशंस को एक तरह से ही अडेप्ट कर ले। किसी की बॉडी बहुत धीरे धीरे अडेप्ट करेगी उस चीज को, किसी की बॉडी बहुत क्विकली अडेप्ट कर लेगी। तो वो चीज होती है आपकी एडेप्टेशन। तो इससे आपको एडेप्टेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि एकदम से किसी चीज में चेंज नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। मान लीजिए आपने एक्सरसाइज जो है करनी स्टार्ट की है, तो स्टार्टिंग में आपके लेग्स पेन कर रहे हैं, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहेंगे 15 डेज तक, 20 डेज तक, 1 मंथ तक, तो फिर आप उस चीज के अडेप्ट हो जाएंगे और फिर आपको ना तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी ना आपको इतना पेन महसूस होगा। तो उसे कहते हैं एडेप्टेशन। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, जिसमें आता है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सबसे पहले आता है आपका डेजर्ट। डेजर्ट में देखिए हमने पहले सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि उसके एबायोटिक फैक्टर डेजर्ट के क्या होते हैं, एडेप्टेशन कैसे होती है कैमल की, तो वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या बाकी एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उनकी भी सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन होती है? तो बाकी एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे रैट है, स्नेक है, ये सब भी जो है डेजर्ट में पाए जाते हैं। लेकिन इन दोनों की लॉन्ग लेग्स नहीं होती है, जैसे कि लॉन्ग लेग के कारण हीट में, मतलब ड्यूरिंग द डे टाइम जब हीट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो लॉन्ग लेग के कारण जो कैमल है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है हार्मलेसली। लेकिन स्नेक को तो क्या है, रेंग के ही चलना है, उसके तो कोई इतने लंबे लेग नहीं है कि वो उस पर जो है अपने आप को गर्मी से बचा पाए। तो वो क्या करते हैं, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे टाइम दे स्टे इन बुरोज डीप इन द सैंड। बुरोज का मतलब होता है बिल, जो कि आपके 6.4 में वो दिखा रखा है। ये देखिए इसमें क्या है, वो बहुत ही डीप जाके अपने बुरो बनाते हैं और फिर उसके बाद उसमें रहते हैं डे टाइम में, ताकि वहां पे उन्हें ठंडक मिल सके, और फिर रात के कोल्ड रीजन में वो उससे बिल से बाहर निकलते हैं। तो इनकी एडेप्टेशन कैमल से डिफरेंट है। तो मतलब पहले तो हमने ये पढ़ा था कि हर टाइप के एनिमल्स जो होते हैं जो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं उनकी एडेप्टेशन डिफरेंट होती है। मतलब फॉरेस्ट वालों की अलग है, माउंटेन वालों की अलग है। लेकिन अब जो सेम रीजन में रह रहे हैं, मतलब डेजर्ट में ही जितने एनिमल्स रह रहे हैं, उनकी भी एडेप्टेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। Figure 6.5 shows some typical plants that grows in desert. How are these adapted to the desert? अब 6.5 में जो है अलग अलग टाइप के प्लांट्स दिखा रखे हैं, ये डेजर्ट में किस टाइप से ग्रो करते हैं। एक्टिविटी 3 है आपकी, ब्रिंग अ पोटेड कैक्टस, एक पोटेड कैक्टस लीजिए एंड अ लीफी प्लांट टू दी क्लासरूम। एक पोट में जो कैक्टस है आपका, बिकॉज आप कैक्टस को ऐसे पकड़ तो पाओगे नहीं क्योंकि उसके ऊपर थोर्न होते हैं, बहुत सारे कांटे होते हैं। तो एक तो पोटेड कैक्टस जो कि पोट में लगा हुआ कैक्टस है, और एक लीफी प्लांट लीजिए आप क्लासरूम में। आप क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट आपने 4th चैप्टर में किया था जिसमें कि आपने प्लांट को बांधा था और ट्रांसपिरेशन देखा था कि वो वेट हो गया था पॉलिथीन, वही सेम एक्सपेरिमेंट हम इसमें करेंगे और हम चेक करेंगे क्या सेम ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट का लीफी प्लांट्स में एंड कैक्टस में। तो हमने उन दोनों को टाई कर दिया है विद अ पॉलिथीन थ्रेड की हेल्प से। लिव द पोटेड प्लांट इन द सन, उन दोनों को जो है सन में आप छोड़ देंगे। आफ्टर फ्यू आवर्स आप नोटिस करेंगे, क्या आपने नोटिस किया कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। कैक्टस जो होता है उसमें लीव्स, ऐसी लीफी लीव्स नहीं होती हैं, बड़ी लीव्स नहीं होती हैं, उसमें छोटे छोटे थोर्न होते हैं। तो इसके कारण उनका जो वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, वो कम होता है एज कंपेयर टू लीफी प्लांट्स के। डेजर्ट प्लांट जो होगा वो कम वाटर लूज करेगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और जो लीव्स होंगी डेजर्ट प्लांट में या तो एब्सेंट होती हैं या बहुत ही स्मॉल होती हैं। जैसे कि आपने कैक्टस में देखा है तो उसकी लीव्स जो है वो थोर्न के रूप में है। वो जो थोर्न में छोटे छोटे थोर्न बने हुए हैं, उनके कांटे बने हुए हैं, वो उनकी लीव्स ही हैं, ताकि उनमें कम वाटर लॉस हो, क्योंकि डेजर्ट एरिया में वाटर कम होता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इनफैक्ट इट्स स्टेम, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप ये जो मोटा सा देखते हैं इसमें, ये इसकी स्टेम है,
और स्टेम इसकी थिक होने के कारण उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा टाइम तक रह सकती है। और फोटोसिंथेसिस जो होता है, क्योंकि इसमें लीफ प्रेजेंट नहीं होती है, थोर्न के रूप में होती है, तो लीफ ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट में या तो होती ही नहीं है, और होएगी तो बहुत छोटी होगी ताकि उसमें से वाटर लॉस कम हो। तो इनका फिर खाना कौन बनाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हमने पढ़ी है कि लीव्स के थ्रू ही होती है, तो इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम के थ्रू की जाती है। और जो स्टेम होती है, इसकी स्टेम जो है एक थिकी वैक्सी लेयर से जो है वो कवर्ड होती है, जिसके कारण कि उसकी वाटर रिटेंशन पावर जो होती है वो उसको हेल्प करती है, बढ़ा देती है। और मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। जो इनकी रूट्स होती हैं वो बहुत ही डीप तक जाती हैं ताकि वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर सकें। अब बात करते हैं, पहले हमने डेजर्ट की बात कर ली है, उसमें हमने देखा है कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स जो डेजर्ट में ही पाए जाते हैं, सेम रीजन में पाए जाते हैं, उनकी हैबिटेट भी, उनकी एडेप्टेशन जो है डिफरेंट होती है। अब देखेंगे हम कि हैबिटेट सेम है उनकी, कि वो सारे डेजर्ट में ही रहते हैं, लेकिन उनकी एडेप्टेशन डिफरेंट है। अब हम देखेंगे माउंटेन रीजन के। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। इनकी हैबिटेट क्या होती है, बहुत ही यहाँ पे ठंड होती है और बहुत हवा चलती है। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर में स्नोफॉल भी होती है। देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन। हैव यू एवर सीन द पिक्चर? ये देखिए, आपने इस टाइप के प्लांट्स देखे हैं, बिल्कुल जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहां पे पाइन ट्री, सेडार ट्री, देवदार ट्री, इस टाइप के ट्रीज मिलते हैं, और वो हमेशा जो है इस कोन शेप में ही मिलेंगे आपको। और कोन शेप में मिलने का रीजन क्या है, ताकि वहां पे स्नोफॉल हो या वाटर हो तो वो इस पे रुके नहीं, वो इसके थ्रू जो है कोन शेप के थ्रू यहां से साइड से निकल जाए और गिर जाए। इसमें ये कह रहे हैं, बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन? क्या कुछ अदर रीजन्स में भी ग्रो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वहां से बंदे ले आते हैं और अदर रीजन में ग्रो करते हैं। हाउ आर दीज ट्री अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड। ये कोन शेप्ड के होते हैं और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। आपने देखा होगा स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। स्लोपिंग ब्रांचेस का मतलब वही है कि उस पे आइस, वाटर, कुछ भी जो है वो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाए, वो उस पे रुके नहीं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ द ट्रीज आर निडल लाइक। इनकी ट्रीज की जो लीव्स होती है वो निडल लाइक होती है, पेनी पेनी सी होती है। दिस हेल्प्स द रेन एंड स्नो स्लाइड इजिली, बिल्कुल इजिली जो है स्लाइड डाउन कर जाए। देयर कुड बी अ ट्रीज विद द शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज। और कुछ ट्रीज ऐसे भी मिलेंगे आपको माउंटेन पे जिनकी शेप बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन दी माउंटेन। और एनिमल्स जो होते हैं लिविंग इन दी माउंटेन रीजन और ऑल्सो एडेप्टेड टू दी कंडीशन, जो कि आप देख रहे हैं 6.7 में। ये देखिए, ये 6.7 में आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर है। देखिए, आपने लेपर्ड का कभी अगर फोटो देखा हो तो लेपर्ड आपका कैसा होता है, लेपर्ड आपका इतना जो है फेदरी नहीं होता है, उसकी स्किन जो होती है स्मूथ होती है। और ये जो स्नो लेपर्ड होता है, मतलब जो हिली एरियाज में, माउंटेन्स में मिलता है, उसकी जो स्किन होगी वो फेदरी स्किन होगी बहुत ज्यादा। ये देखिए, ताकि वो इतने जो कोल्ड कंडीशन है उसमें इजीली सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट जो आपका आता है याक। अब याक को बोल देते हैं कि ये बिल्कुल काऊ जैसा दिखता है, बफेलो जैसा दिखता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हेयरी होता है, इस पे हेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज ये इन्हें इतने कोल्ड रीजन में सर्वाइव करना होता है। देन आपकी आती है माउंटेन गोट। ये देखिए, जो गोट प्लेन एरियाज में मिलती है और माउंटेन गोट, इसमें डिफरेंस है। ये भी जो है बहुत ही फेदरी है, बहुत ही मखमली इसके फर हैं, तो ताकि ये कोल्ड कंडीशन में रह पाए। दे हैव थिक स्किन। इनकी स्किन थिक होती है, इनके फर होते हैं ताकि ये अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, याक हैव लॉन्ग हेयर्स टू कीप देम वार्म। स्नो लेपर्ड भी थिक फर होते हैं उसकी बॉडी पे, इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड। आप देखेंगे इनके फीट में भी डिफरेंस होता है। ये जो होते हैं इनके फ्लफी होते हैं, थोड़े फेदरी होते हैं, और उनके जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जो कि प्लेन एरियाज में रहते हैं आपके लेपर्ड एंड गोट। द माउंटेन गोट हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। उनके हूव्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो इजीली रन कर पाए आपके माउंटेन स्लोप्स पे। As we go up in the mountainous areas, the surrounding change and we see different kinds of adaptation at different height. बिल्कुल जो कम माउंटेनियस होगा, जो प्लेन के पास ही होगा एरिया, उसकी एडेप्टेशन कम होगी। जो ज़्यादा हाई लेवल पे जाएगा उसकी एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी एनवायरनमेंट की। तो वही चीज़ें हैं कि वेदर कंडीशंस होगी आपकी, एबायोटिक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अडेप्ट करनी पड़ती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो सब जो है हर बंदे में हर हाइट पे डिफरेंट होंगी। देन उसके बाद है ग्रासलैंड्स। अ लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ
strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is light brown in color. देखिए अब ग्रासलैंड की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं। लॉयन जो है फॉरेस्ट में रहता है, जंगल में रहता है। वो क्या करता है, वो डियर को हंट करता है, डियर का शिकार करता है। वो बहुत ही लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। लुक एट द पिक्चर, जहां पे लॉयन दिख रहा है आपको, डियर दिख रहा है। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दीज टू एनिमल्स। आप देखेंगे लॉयन, ये सबसे पहले आप लॉयन देखिए। लॉयन की आईज आपको कैसे दिख रही है, बिल्कुल फ्रंट में 2 आईज हैं, ताकि वो अपने प्रे को, अपने शिकार को अच्छी तरह से देख पाए। और जो डियर है, इसकी आईज जो होती हैं वो साइड में होती हैं, ताकि ये 360 तक देख पाए, अपने साइड का भी देख पाए। तो इसलिए इसकी आईज जो है साइड में है। इनकी आईज के डिफरेंस देख लिया आपने। लॉयन हैव लॉन्ग क्लोज, उनके लॉन्ग क्लोज होते हैं। क्लोज यानी कि पंजे, पंजे उनके बड़े होते हैं। इन दी फ्रंट लेग्स, फ्रंट लेग में, दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड दी टोज। देखिए टोज के अंदर उनके क्लोज होते हैं, जो कि अगर वो सिंपल चल रहे हैं तो वो जो है उनके टोज के अंदर ही रहते हैं। लेकिन जब उन्हें शिकार करना होता है तो वो जो नुकीले पंजे होते हैं उनके, वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकाल लेते हैं वो। डू द फीचर्स ऑफ अ लॉयन हेल्प इट इन दी एनी वे to survive? It's a light brown color, helps in to hide in the dry grassland. अब देखिए जो सूखी घास होगी और जो लॉइन का कलर है वो सेम है, तो इसलिए वो उसके पीछे छुप जाते हैं, ताकि उनका जो प्रे है, जिसको उन्हें हंट करना है, जिनका उसको शिकार करना है, वो उसे फाइंड आउट ना कर पाए इजीली। द आईज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। अब देखिए आईज जो होती है उनकी फ्रंट में किस लिए होती है, कि वो जब जैसे उसके पीछे हाइड करते हैं या दूर से आ रहे हैं, तो उन्हें इजीली विजिबल हो कि उनका प्रे जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उनकी तरफ आ रहा है या नहीं, कहां पे खड़ा है। तो इसलिए उनकी आईज जो होती हैं वो फ्रंट में होती हैं। डियर क्या होता है, डियर भी देखिए आपका रहता फॉरेस्ट में ही है, लेकिन लॉयन की तरह उसकी आईज फ्रंट में नहीं होती हैं, उसकी आईज साइड में होती हैं। बिकॉज उसकी आईज साइड में क्यों होती है, ताकि वो प्रीडेटर जो है उसकी प्रेजेंस को पहचान पाए। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, हिंसक शिकारी जो कि उसको खाएगा। तो प्रीडेटर को वो देख पाए, पहचान पाए कि भाई वो किस तरफ से आ रहा है, इसलिए उसकी आईज साइड में होती है। उनके लॉन्ग ईयर्स होते हैं, ताकि वो उनकी मूवमेंट्स को सुन पाए अपनी सेंस के थ्रू कि भाई अब कब उन्हें भागना है वहां से। और उनके हार्ड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, ताकि वो कितनी भी हार्ड से हार्ड स्टेम हो उसको खा पाए। तो ये चीजें हैं फीचर्स डियर की, ताकि वो अडेप्ट कर पाए अपने आप को फॉरेस्ट में। जबकि वही देखिए फूड चेन है एक, कि भाई जो डियर है वो भी फॉरेस्ट में रहता है, लेकिन उसे खाने वाला जो उसका शिकारी है वो भी फॉरेस्ट में ही रहता है, जो कि लॉयन है। फिर भी वो वहां पे अडेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, और वो वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, उनका हैबिटेट सेम है। द आईज ऑन द साइड, ये मैंने आपको बता दिया कि उनका हेड जो है अलाउ करे कि सारी डायरेक्शन में वो अपने डेंजर को पहचान पाए और वहां से भाग जाएं, जैसे ही उन्हें प्रीडेटर के आने का कुछ भी निशान मिले। देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ अ लॉयन, डियर एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। जो उनके हैबिटेट होता है लॉयन के, डियर के या अदर एनिमल्स के, सबके फीचर्स जो हैं उनको हेल्प करते हैं कि उनको किस तरह से सर्वाइव करना है। आंखें तो भगवान डियर को भी सामने दे सकता था, लेकिन उनको जो ये फूड चेन बनी हुई है कि भाई वो इसको खाएगा, उसको उसका शिकारी कुछ और है, वो ग्रास खाएगा, तो ये हर चीज जो है सोच समझ के बनाई गई है। तो इसी हिसाब से उनके फीचर्स दिए गए हैं। आगे आता है, अभी हमने लैंड का पढ़ लिया, टेरेस्ट्रियल पढ़ लिया, अब हम कुछ एक्वेटिक हैबिटेट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ओशियन की देखते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर एडेप्टेड। हमने फिश का पढ़ लिया था, पहले कैमल का पढ़ लिया था टेरेस्ट्रियल में। अब हम देखते हैं फिश के अलावा जो अदर एनिमल्स होते हैं, सबकी बॉडी तो स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो फिश की होती है वो इजीली उसको मूव करने देती है वाटर के अंदर, लेकिन सबकी बॉडी तो ऐसी नहीं होती है। जैसे ऑक्टोपस है तो उसकी बॉडी तो स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, और वो कहाँ रहते हैं, वो सी बेड पे रहते हैं, नियर दी सी बेड। सी बेड क्या होता है, अब जब आप किसी चीज की तली तक चले जाते हैं उसे कहते हैं, जैसे सी की तली तक चले गए उसे कहेंगे सी बेड, पौंड की तली तक चले गए पौंड बेड। इस टाइप से उसका बेड एरिया वो होता है जब उसकी तली तक, जहां वो लैंड को टच कर जाता है, वहां पे रहते हैं ये। और जब उन्हें उनका शिकार मिल जाता है कि भाई जिसको ऑक्टोपस खाते हैं उनका फूड मिल जाता है, तब वो उस पर अटैक करते हैं। तो दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी गिल्स होती हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि गिल्स इनकी हेल्प करती हैं, इनके लंग्स नहीं होते हैं, गिल्स हेल्प करती हैं जो कि ये ऑक्सीजन ले सके जो वाटर में डिजोल्व होती हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स, सी एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे डॉल्फिन है, वेल है, जिनके पास गिल्स नहीं होती हैं। तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं अपने नोस्ट्रिल से, ब्लो होल से, जो कि लोकेटेड होता है उनके अपर पार्ट ऑफ द हेड। यहाँ पे पिक्चर नहीं है, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ अभी। ये देखिए ऑक्टोपस कुछ इस टाइप का होता है,
जब वो सी बेड पे रहता है, लेकिन जैसे कि उसकी स्ट्रीम्ड बॉडी नहीं होती, बट जब उसे फ्लोट करना होता है वाटर के अंदर, अपने प्रे को पकड़ना होता है, वाटर में अपसाइड जाना होता है, तब वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर लेता है इस तरह से। ये भी ऑक्टोपस की ही पिक्चर है और वो इस तरह से अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर लेता है। अब हम देखते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन के गिल्स नहीं होते हैं और वो नोस्ट्रिल से जो है ब्रीथ करती है। ये देखिए, ये पिक्चर है डॉल्फिन की और ये है इसका ब्लो होल, जिसे कि नोस्ट्रिल भी बोला जाता है। इससे ये सांस लेती है और इससे ये जो है अपना मतलब जो ऑक्सीजन इनटेक करना होता है वो लेती है, और ये वाटर के ऊपर आकर ही ले पाती है, वाटर के इनसाइड नहीं लेती है। इससे ये ब्लो होल्स जो है ये वाटर के ऊपर आके फिर इससे जो है रेस्पिरेट करती है। यही बुक में लिखा हुआ है, दे ब्रीद इन द एयर थ्रू नोस्ट्रिल। वो एयर में आके ब्रीद करती हैं, मतलब ऊपर आके ब्रीद करती हैं वाटर के थ्रू नोस्ट्रिल एंड ब्लो होल दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। दिस अलाउज देम टू ब्रीद इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। ये जो है ये अलाउ करती है उन्हें ब्रीदिंग के लिए एयर के अंदर आकर, और वो जो है स्विम करती रहती है नियर द सरफेस ऑफ अ वाटर। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर। वो जो है वाटर के अंदर बहुत टाइम तक रह सकती हैं बिना ब्रीदिंग के, और वो उन्हें जब ब्रीद करना होता है तब उन्हें ऊपर आना पड़ता है पानी के। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म ऑन ओशियन लाइफ? देखिए, डॉल्फिन जो होती है वो ह्यूमन फ्रेंडली होती है। आपने देखा होगा कई बार टीवी शोज या लाइव शोज जैसे गोवा में होते हैं कि डॉल्फिन वहां अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज करती है, जैसे कि उन्हें मतलब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पोन्ड्स एंड लेक्स। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स? गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय पोन्ड इफ पॉसिबल। देखिए, आपने कभी तालाब में, नदियों में पेड़ उगते हुए देखा है? इवन वो जो नाली बनी होती है उन नालियों में पेड़ कभी देखे हैं उगते हुए? तो ऑब्जर्व कीजिए, अगर कभी देखे हैं कि आप आसपास में कहीं तालाब में जा पाए, जैसे कि आप वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह जाते हैं, तो वहां कई छोटे छोटे पोन्ड्स बने होते हैं, तो आप वहां पे देखिए कि उनकी लीव्स कैसी होती हैं, स्टेम कैसी होती है, रूट्स कैसी होती है उन प्लांट्स की। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। जैसे कि आप ये इसमें देख रहे हैं 6.9 में, इसमें दो टाइप के आपको प्लांट्स दिखाए गए हैं। जो कि फर्स्ट वन है, इसकी रूट जो है वो तो देखिए नीचे तक गई हुई है प्रॉपर, और जो दूसरी है वो फ्लोट कर रही है रूट उसकी। तो ये प्लांट्स जो हैं, ये आपको पोन्ड में एग्जाम्पल दे रखा है कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी की रूट्स जो है फ्लोट करती हैं, और कुछ जो होती हैं उनकी फिक्स्ड होती हैं। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, हम सबको पता है कि रूट्स जो है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स में, कि रूट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या रोल प्ले करती है? उससे एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, मिनरल्स की, सॉइल के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारे उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में ऐसा नहीं है। एक्वेटिक प्लांट में रूट्स जो होती हैं वो बहुत ही छोटे साइज की होती हैं एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के, और जो उनका मेन फंक्शन होता है वो होता है उस प्लांट को वहीं पे फिक्स रखना, ताकि पानी का बहाव ज्यादा तेज आए या कुछ भी हो तो वो टूट के गिर ना जाए, या फिर वो जो है वहां से डिटैच ना हो जाए। तो ये उसका मेन फंक्शन होता है। जो स्टेम होती है इन प्लांट्स की वो लॉन्ग होती है, होलो होती है और लाइट होती है। जो इन प्लांट्स की स्टेम होती है वो हैवी नहीं होती है, होलो होती है, मतलब अंदर से खोखली होती है, खाली होती है। स्टेम ग्रोज अप द सरफेस ऑफ द वाटर। ये जो स्टेम होती है वो वाटर के सरफेस पे ग्रो करती है, व्हाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो स्टेम होती है ग्रोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, और जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं उनके वो फ्लोट करते हैं आपके वाटर के ऊपर। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको पिक्चर से दिखाती हूँ। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो है एक पॉन्ड की पिक्चर है, और इसमें जो है आपके लोटस भी लगे हुए हैं और दूसरे फ्लावर्स भी हैं। तो स्टेम देखिए वो तो ऊपर तक जा रही है, लेकिन जो लीव्स हैं उसकी वो वहीं वाटर के ऊपर ही फ्लोट कर रही है। इवन फ्लावर्स भी जो है वो फ्लावर्स भी आपके वाटर के ऊपर ही फ्लोट करते हैं। तो इसे कहते हैं जो है पॉन्ड में कैसे फ्लावर लगते हैं आपके, और ये कैसे डिफरेंट है टेरेस्ट्रियल फ्लावर्स से। देखिए, कुछ प्लांट्स हमने देखे जो कि वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं, कुछ प्लांट्स हमने देखे जिनकी की रूट्स डीप तक होती है, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं वाटर के अंदर। तो ये सबमर्ज्ड वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनका एग्जांपल है। ये देखिए, पानी के अंदर हैं ये सारे, पानी के ऊपर नहीं गए हुए हैं, सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर के अंदर है, इनसाइड है ये। कुछ देखिए, ये जो प्लांट्स होते हैं जिनकी की रिबन लाइक लीव्स होती हैं, ये देखिए इस टाइप के प्लांट्स होते हैं।
तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको बताए हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर अंडर वाटर, जो मैंने अभी आपको दिखाया। सम ऑफ दीज हैव नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स, जो मैंने अभी आपको दिखाई, पतली पतली लीव्स होती हैं। दे कैन बेंड इन दी फॉलोइंग वाटर, जो कि फ्लो करता है वाटर, उसी के साथ जो है बेंड होती चली जाती हैं। इन सम सबमर्ज्ड वाटर लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, जो लीव्स होती हैं वो हाईली डिवाइडेड होती हैं, डेंस नहीं होती हैं, थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। अगर जो है वो डेंस होंगी तो क्या होगा, वो उन्हें तोड़ता हुआ वाटर का जो फ्लो होगा, अगर मान लीजिए हाई रेजिस्टेंस से वो फ्लो उनकी तरफ आ रहा है तो वो उन लीव्स को तोड़ता हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए लीव्स जो होती हैं वो डेंस नहीं होती है, वो हाईली डिवाइडेड होती हैं, बहुत ज्यादा स्पेस होता है उनके बीच में, ताकि कि वाटर के फ्लो को भी वो डैमेज ना करे और वो लीव्स को भी कोई डैमेज ना हो। फ्रॉग यूजुअली लिव्स इन पॉन्ड, आपने देखा होगा फ्रॉग जो होते हैं वो तालाब में रहते हैं, लेकिन फ्रॉग इनसाइड द वाटर और आउटसाइड द वाटर दोनों जगह जो है स्टेबल रह सकते हैं। उनकी जो लेग होती है, जो बैक लेग होती है, वो हेल्प करती है उनको प्रे पकड़ने के लिए, क्योंकि उनकी बैक लेग जो होती है वो स्ट्रांग होती है, ताकि वो आराम से कैच कर सके अपने प्रे को, जंप कर सके लैंड के ऊपर और वाटर के इनसाइड। दे हैव वेब्ड फीट, उनके वेब्ड फीट होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। वेब्ड फीट क्या होते हैं, जिनकी की स्किन एक दूसरे से अटैच होती है, मतलब फिंगर्स सेपरेट नहीं होती हैं, अटैच होती है एक दूसरे से। इन्हें कहते हैं हम वेब्ड फीट, जो कि एक दूसरे से एक स्किन की लेयर से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस वजह से क्या होती हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग पावर होती है लेग्स की कि टू कैच दी प्रे, और अपने लैंड पे जंप कर सकते हैं और वाटर के अंदर हाई जंप मार सकते हैं ये। तो ये क्यों होती है, इनकी स्ट्रॉन्ग बैक लेग की वजह से। ये जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम, जो उनके वेब्ड फीट होते हैं उसकी वजह से वो इजीली स्विम कर पाते हैं वाटर के अंदर भी। अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अभी कुछ ही जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंपेयर किया है एक दूसरे से, उनके डिफरेंट हैबिटेट्स के हिसाब से, लेकिन इसकी अगर वैरायटी हम देखें कि आपके आसपास में कितने तरह के प्लांट्स हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि अर्थ पे जो है कितने टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक हर्बेरियम बनाइए आप। हर्बेरियम क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपने एक्वेरियम तो बड़ा कॉमनली सुना होगा। एक्वेरियम मतलब जहां डिफरेंट डिफरेंट फिशेज रहती हैं, जो कि आप घर पे भी रख सकते हैं एक्वेरियम, और बहुत बड़े लेवल पे भी होता है। तो हर्बेरियम भी जो होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आप प्लांट्स रख सकते हैं, फिर उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो हर्बेरियम आप बनाएंगे अगर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी तरह की स्पीशीज आपको प्लांट्स की मिलेगी। एक्वेरियम को एक्वेरियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक्वेटिक से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। हर्बेरियम मींस हर्ब से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, इसे से हर्बेरियम बोला जाता है। आपको साइंस में रटना कुछ नहीं है, सब कुछ जो है एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकली करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस्ड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमने एक्टिविटी 1 की थी, आपको याद हो, उसमें हमने अलग अलग टाइप के जो सराउंडिंग्स में रहते हैं, वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स के एनिमल्स को और प्लांट्स को जो है डिस्टिंग्विश किया था, सेपरेट किया था उन्हें। कौन से फॉरेस्ट में रहते हैं आपके, कौन से जो है माउंटेन्स पे रहते हैं, कौन से आपके एक्वेटिक हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं, सपोज वी स्टॉप अ व्हाइल एंड थिंक विच एग्जांपल इन अवर लिस्ट आर लिविंग। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि हमें देखना है कि कौन से एनिमल या प्लांट्स जो हैं, या फिर जो भी चीजें हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, जैसे सॉइल देखी थी हमने, वाटर देखा था, तो क्या चीजें नॉन लिविंग है और क्या चीजें लिविंग है। लेट अस थिंक ऑफ एग्जांपल फ्रॉम अ फॉरेस्ट। हम एक फॉरेस्ट से एग्जांपल लेते हैं। जैसे उसमें फॉरेस्ट में हमें क्या क्या मिला था, ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड, स्नेक, इंसेक्ट, रॉक, सोयल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम एंड मोस। मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, विच ऑफ दीज आर लिविंग। अब बच्चों आप बताइए इसमें से लिविंग कौन से हैं। ट्रीज हैं, वो लिविंग हैं। क्रीपर जो हैं वो भी प्लांट्स हैं, वो भी लिविंग है। स्मॉल एंड बिग एनिमल्स वो भी आपके लिविंग है। बर्ड्स भी आपके लिविंग है, स्नेक भी लिविंग है, इंसेक्ट भी लिविंग है। रॉक जो है वो नॉन लिविंग में आता है। सॉइल नॉन लिविंग है। वाटर, एयर, ड्राई लीव्स ये नॉन लिविंग है। अब आप कहेंगे प्लांट्स तो लिविंग है, ड्राई लीव्स कैसे नॉन लिविंग है? क्योंकि वो उस पेड़ से टूटकर गिर चुकी है, और पेड़ से टूट के गिर चुकी है तो दैट मीन्स कि वो डेड है। अब वो अपना ना खाना बना सकती है, ना वो रेस्पिरेट कर सकती है, तो ड्राई लीव्स उसमें जो है नॉन लिविंग में आएंगी। डेड एनिमल्स, जो पहले ही डेड बोल दिया है कि मरे हुए एनिमल्स होते हैं, तो वो नॉन लिविंग में आते हैं। मशरूम आपकी लिविंग है। एंड मोस, मोस क्या होती है? जो काई जम जाती है। आपने देखा होगा कभी भी पोंड के आसपास, समुद्र के आसपास जो ग्रीन ग्रीन से कलर की काई जम जाती है, तो वो फंगाई टाइप होती है, तो वो भी ग्रो करती है, तो वो भी आपकी लिविंग है।
तो ये चीजें आपकी लिविंग है, और सॉइल, वाटर, रॉक्स एंड ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, एयर, ये आपकी नॉन लिविंग है इनमें से। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए दैट यू हैव सीन अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए आप आसपास में देखिए चीजें, जैसे आपके आसपास में टेबल है, चेयर है, आप स्काई देख रहे हैं, तो आप उसमें से लिस्ट बनाइए कि कौन सी लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है। इन सम केसेस इट इज इजी for us to know, for example we know that the object like chair or table are not alive। हमें ये पता है कि हमारा जो बेड है, चेयर है, टेबल है, वो अलाइव नहीं है। पहेली was reading the rhyme from कंप्लीट नॉनसेंस रिटर्न। देखिए ये राइम मैंने पूरी पढ़ी है, इस राइम में ऐसा कुछ नहीं है बच्चों जो कि आपको याद करना है या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसमें टेबल जो है वो चेयर से बातें कर रही है कि भाई एयर कैसे आती है, हम बात करते हैं, हम चल सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि जो टेबल और चेयर होती है वो अलाइव होती है, नॉन लिविंग होती है, तो वो चल नहीं सकते। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। पहेली एंड बोझो फाउंड दी पोएम वर वेरी फनी। पहेली और बोझो को ये पोएम बहुत फनी लगी बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कांट टॉक और वॉक। चेयर और टेबल जो है वो ना तो बात कर सकते हैं और ना चल सकते हैं। चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन्स ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव, ये हम जानते हैं कि हम लिविंग हैं, एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह से हम जानते हैं कि जितने भी पर्सन्स रहते हैं इस दुनिया में वो सारे लिविंग हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल अराउंड अस, हम अपने आसपास में एनिमल्स देखते हैं जो कि लिविंग है, जैसे डॉग, कैट, मंकी, स्क्वेल, इंसेक्ट्स एंड मेनी अदर्स। हाउ डू वी नो दैट दी समथिंग इज लिविंग। अब हम देख रहे हैं कि हमें कैसे पता लगता है कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये इजी नहीं है डिसाइड करना, बिकॉज प्लांट्स लिविंग हैं ये हम सबको पता है, लेकिन दे डोंट मूव लाइक अ डॉग और पिजन। जैसे कि आपका कबूतर उड़ता है, डॉग चलता है, तो उस तरह से प्लांट तो नहीं चलते, फिर आप कैसे लिविंग कह रहे हो उसे। ऑन दी अदर हैंड एक कार और बस जो होती है वो मूविंग है, वो चलती है, तो उसे आप नॉन लिविंग कैसे कह रहे हो। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो ग्रो करते हैं साइज में, आपको ये पता है, और एक जैसे बच्चे से बड़ा इंसान बन जाता है। तो इस तरह से तो क्लाउड जो है आपके आकाश में, स्काई में, वो भी ग्रो करते हैं। आप देखते ही देखते देखिए उनकी कितनी पिक्चर चेंज हो जाती है। पहले एक छोटा सा क्लाउड होता है, फिर आप शेप्स बनाते हैं उस क्लाउड से, तो अलग अलग टाइप के बढ़ जाते हैं, लेकिन क्लाउड्स तो नॉन लिविंग हैं। तो आप किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लिविंग में और नॉन लिविंग में। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो नॉन लिविंग में नहीं होती। यस ऑफकोर्स होती हैं उनमें। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग। आप खुद एक वंडरफुल एग्जाम्पल है लिविंग बींग के। वट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग। आपको नॉन लिविंग थिंग से क्या चीज डिफरेंट कर रही है, आप वो कैरेक्टरिस्टिक अपनी बुक में नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लिविंग की। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे वो रिप्रोडक्शन उनमें होगी ही होगी। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एक से वो आगे दूसरा बनेगा, जैसे कि अपने यंग वंस को बर्थ देना। जैसे कि आपके बर्ड्स होते हैं वो एग देते हैं, एग के थ्रू उनके यंग वंस निकलते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने बच्चों को। ह्यूमंस जो होते हैं वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने बच्चों को, तो वो होता है। सेकंड होता है कि उनकी ग्रोथ होना। जैसे एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, वो ऐसा तो नहीं है कि 15 साल भी छोटा सा रहेगा, वो ग्रो होता जाएगा धीरे धीरे, उसकी वेट बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, तो ग्रोथ भी एक लिविंग का साइन है। देन उसके बाद रेस्पिरेशन, आप रेस्पिरेट करते हैं, जिंदा रहने के लिए आप सांस लेते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, एनर्जी बनाते हैं अपनी बॉडी में, वो भी एक लिविंग का एग्जांपल है। देन एक्सक्रीट, आप जो सारा मटेरियल आप खाते हैं वो सारा का सारा तो आपका यूटिलाइज नहीं होता है बॉडी में, तो एक्सक्रीशन जो होगा वो भी लिविंग में आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। देन उसके बाद सबसे लास्ट आता है डेथ। डेथ भी जो है हर किसी जो भी जिंदा इसमें पैदा हुआ है धरती पे, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी डेथ भी जो है वो निश्चित है। तो ये सब जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आपको पता लग सके कि वो चीज लिविंग है या नहीं है। अब इसमें से सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। अब सबसे पहला आता है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। बिल्कुल ऑर्गेनिजम्स को जो है फूड चाहिए होता है, लेकिन सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। अर्लियर वी लर्नड दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ असेंशियल इट इज टू एनिमल एंड टू अस। वी हैव ऑल्सो लर्नड दैट प्लांट हैव देयर ओन। देखिए हमें ये पता है कि प्लांट की लीव्स जो होती हैं, जो जिसके कारण उसका ग्रीन कलर होता है, वो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। अब सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल जो है मिलके वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको किसी दूसरे से जरूरत नहीं होती कि कोई उन्हें आके फूड देगा तभी वो खाएंगे। वो अपना फूड खुद बनाते हैं, जिस वजह से वो लिविंग रह पाते हैं। एनिमल जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे एनिमल्स पे होते हैं। ये आप पढ़ेंगे बच्चों फूड चेन में, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए।
फूड चेन इस टाइप की होती है कि जैसे प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स को छोटा इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट के बाद उसको जो है एनिमल, दूसरे एनिमल्स खाएंगे, देन उसके बाद उससे बड़ा एनिमल खाएगा, और देन जो है मेन प्रीडेटर उसका आएगा। तो ये होती है फूड चेन। मतलब ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे और ये इस पे डिपेंडेंट है, तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसी को कहते हैं फूड चेन। कि भाई प्लांट्स, कुछ एनिमल्स जो है सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि आपका डियर हो गया, काऊ होगी, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डियर को खाते हैं, जैसे कि लॉयन हो गया आपका। तो इस टाइप से फूड चेन चलती हुई चली जाती है। तो इस तरह से ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स दी एनर्जी, फूड हमें एनर्जी देता है। नीडेड देम टू ग्रो, हमें जिंदा रहने के लिए फूड से एनर्जी मिलती है। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस लाइक दैट गो इनसाइड देम, और चीज़ों के लिए भी उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। देखिए, हमें एनर्जी की ज़रूरत हर चीज़ के लिए, हमारी ग्रोथ हो रही है वो हमारी एनर्जी की वजह से हो रही है, हम सांस ले पा रहे हैं, हमारे में एनर्जी है तो हम सांस ले पा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें एनर्जी से मिलती हैं, एनवायरनमेंट से मिलती हैं, फूड से मिलती हैं। देन उसका नेक्स्ट आता है आपका, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, क्या हर ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रोथ शो करता है। डज दी कुर्ता, देखिए इसमें ये कह रहा है कि 4 साल पहले आपको जो कुर्ता आता था, क्या अभी भी वो आपको फिट आता है। क्या ऐसा होता है बच्चों, जो आपको चीज फर्स्ट क्लास में आती थी वो अभी भी आपको 6th क्लास में वैसी की वैसी आ रही है वो ड्रेसेस? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं आती है वो? ऐसा नहीं है कि वो कुर्ता छोटा हो गया है, वो ड्रेस छोटी हो गई है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, आप बड़े हो गए हैं, इस वजह से जो है वो ड्रेस आपको फिट नहीं आ रही है। दैट मीन्स कि हम जो है, हमारी ग्रोथ जो है निरंतर चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। यू मे नॉट रियलाइज इट, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, आप इवन बैठ के अभी वीडियो देख रहे हैं तब भी आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो इतनी माइन्यूट होती है कि आपको डेली नहीं पता लगेगी। लेकिन आप जब 6 महीने बाद या 1 साल बाद अपनी हाइट नापते हैं, वेट नापते हैं, तब आपको अपनी ग्रोथ का पता लगता है कि मेरी हाइट बढ़ गई है, मेरा वेट बढ़ गया। यंग वंस ऑफ द एनिमल ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, देखिए ये ह्यूमंस का दिखा रखा है कि पहले एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो इस टाइप से जाके एक एडल्ट बन जाता है। इसी तो ये आपको पता लगता है कि जो आपके यंग वंस होते हैं वो एडल्ट का रूप ले लेते हैं। इसी टाइप से एनिमल्स में पप्स जो होते हैं वो एडल्ट बन जाते हैं। पपी जो होते हैं छोटे छोटे डॉग्स के, वो एक दिन प्रॉपर डॉग बन जाते हैं। इसी टाइप से चिक जो है, जो चूजा बोलते हैं हम उसे, पहले वो इस टाइप की शेप लेता है, फिर वो हैन और चिकन जो है प्रॉपर बन जाता है। तो इसी टाइप से जो है एनिमल्स और जो आप ह्यूमन बींग्स हैं वो ग्रो करते हैं, और इसी टाइप से जो है प्लांट भी ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास में एक छोटा सा प्लांट को, जो कि बहुत यंग थे पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे उसको 1 महीने बाद तो वो ग्रो कर गया होगा, फिर उस पर फ्रूट्स आने लग जाएंगे, फ्लावर्स आने लग जाएंगे। तो इस टाइप से वो धीरे धीरे करके जो है प्लांट ग्रो करते हैं। तो ऑफकोर्स है, जो भी लिविंग थिंग होगी उसमें ये चीज कॉमन होगी कि उनकी ग्रोथ निश्चित है, ग्रोथ होगी ही होगी। तो ग्रोथ एक जो है वो कॉमन फीचर है सभी लिविंग थिंग्स का। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या नॉन लिविंग थिंग्स की भी ग्रोथ होती है? क्या आपने देखा है कि कार जितनी थी हमारी वो 1 महीने बाद या 6 महीने बाद थोड़ी बड़ी साइज की हो जाती है, या फिर हमारी जो टेबल चेयर थी वो रखी हुई बड़ी साइज की होती रहती है, सोफा है, बेड है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होती है। अब इसमें है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेस्पिरेट करते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग, क्या हम ब्रीदिंग के बिना जिंदा रह सकते हैं? व्हेन वी इनहेल, जब हम किसी चीज को इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी, हम एयर को जो है अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो इसका मतलब एयर हम अपने अंदर से जो है बाहर निकाल रहे हैं। ब्रीदिंग जो होती है वो जस्ट अ पार्ट है रेस्पिरेशन का। मैं आपको ये समझाती हूँ, देखिए मैंने ये बना रखा है। ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। मतलब कि सिर्फ फिजिकली प्रोसेस है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है कि हम ब्रीद करते हैं इन और ब्रीद आउट करते हैं, मतलब सांस ले रहे हैं इन एंड आउट। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन पूरा एक केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं हम, जो हम सांस ले रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन जो है वो हम ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा रहे हैं विद हमारे फूड के न्यूट्रिशन के साथ। हम जो फूड लेते हैं उसमें से कुछ पार्ट हम यूटिलाइज करते हैं जो कि न्यूट्रिशियस पार्ट होता है। तो ऑक्सीजन और फूड मिलके क्या बनाते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, फिर एनर्जी बनती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है। और फिर उसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हम उसे एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ब्रीदिंग में सिर्फ इन एंड आउट का प्रोसेस है, एयर इन एयर आउट। लेकिन रेस्पिरेशन में प्रॉपर प्रोसेस है कि हम किस टाइप से जो है उसको अंदर ले रहे हैं, किस टाइप से उसको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा रहे हैं, फिर एनर्जी बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये होती है आपकी रेस्पिरेशन और ये होती है आपकी ब्रीदिंग। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का वो सिर्फ पार्ट है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है, बॉडी उसे यूज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हम उसे बाहर निकाल देते हैं जो हमें अनयूज्ड होती है।
जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है एनिमल्स में, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, डॉग है, कैट है, वो सब ह्यूमन की तरह सांस लेते हैं। आप इनमें से किसी भी एनिमल को जब देखिए, जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो इनके एब्डोमेन की उससे पता लग जाएगा आपको कि कब ये इनहेल कर रहे हैं, कब इनका पेट फूल रहा है और कब इनका पेट अंदर की तरफ जा रहा है कि भाई ये आउट कर रहे हैं। तो ये चीज, ये इनका प्रोसेस होता है। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स, जो इनके एब्डोमेन की मूवमेंट होती है इन मतलब अंदर और बाहर जाने की, वो होती है ब्रीदिंग। उससे आपको पता लगता है कि ये ब्रीथ कर रहे हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो नेसेसरी होता है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, ताकि उनकी बॉडी को जो है फाइनली एनर्जी मिल सके फूड से, जो फूड ले रहे हैं और जो वो ऑक्सीजन उन्होंने इनटेक की है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ एनिमल्स का जो है डिफरेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस डिफरेंट होता है। जैसे कि अर्थवॉर्म जो होते हैं, केचुए जो होते हैं, वो अपने स्किन से ही सांस लेते हैं। फिश जो होती है उनके पास गिल्स होते हैं, उनके पास लंग्स नहीं होती है, गिल्स से ही वो ऑक्सीजन लेते हैं जो कि वाटर के अंदर उन्हें मिलती है। और प्लांट्स, क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेट करते हैं? बिल्कुल प्लांट्स रेस्पिरेट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में भी होती है, हमें ये पता है। लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स। लीव्स में जो है टाइनी छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये हमने देखा था कि जब स्टेम से स्टेम क्या करती है, स्टेम आपका वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में लाती है, तो वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है? क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे। आपने ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी देखा है गेटिंग टू नो प्लांट्स में, तो वो उससे पता लगता है कि लीव्स में पोर होते हैं और वो सांस लेती है, रेस्पिरेट करती है। यूज दी ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यूज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन आउट करते हैं। देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इनका जो इनटेक होता है लीव्स का ऑक्सीजन का, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है। मीन्स आप ये समझ लीजिए, अगर 100% ऑक्सीजन इनके पास है तो ये 1% लेंगे और बाकी जो है बाहर निकाल देंगे। इसीलिए हम कहते हैं जितने हमारे आसपास में प्लांट्स होंगे वो हमारे लिए उतने ही बेनिफिशियल होंगे, हमें ऑक्सीजन उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो ये है, वी हैव लर्नड दैट सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं टू प्रोड्यूस फूड और ऑक्सीजन को आउट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ, जो आपको ग्लूकोज की फॉर्म में वो अपना फूड बनाते हैं। तो ये आपको लास्ट चैप्टर में मैं अच्छी तरह फोटोसिंथेसिस का बता चुकी हूँ। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन इनका दिन में और रात में होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो ऑक्सीजन की इनटेक होती है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू जो इन्हें रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू स्टिमुलाई? अब स्टिमुलाई क्या होता है बच्चों? स्टिमुलाई एक ऐसी चीज होती है जिससे कि आप एक्ट करते हैं, आप रिस्पोंड करते हैं। मान लीजिए आपके चलते चलते, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए आपके चलते चलते कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लग जाता है, जैसे कि कांटा मान लीजिए, और आप नंगे पैर चल रहे हैं, तो क्या आप उसमें कुछ करेंगे या चुपचाप से चले जाएंगे वहां पे? बिल्कुल आप उसमें चिल्लाएंगे, आपको पेन होगा। आपको क्यों? क्योंकि वो शार्प ऑब्जेक्ट और वो थोन क्या है? स्टिमुलाई है, जिसके कारण आपने रिएक्ट किया। किसी भी चीज के कारण आप रिएक्ट कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन दे रहे हैं, अपना हाथ हिला रहे हैं, आप उदास हो रहे हैं, रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं बहुत तेज तेज, तो वो सब जो होता है किसी ना किसी स्टिमुलाई के कारण होता है। आप कोई चीज, मान लीजिए आप अपनी बालकनी में खड़े हैं, कोई चीज आप नीचे ऐसे देखते हैं जिससे आपको एकदम हंसी आ गई, तो दैट मीन्स वो आपकी स्टिमुलाई है कि जिससे आपने जो है अपना एक्शन किया। तो अब आपको स्टिमुलाई अच्छी तरह समझ आ गई है। पहले में क्या है स्टिमुलाई? जो शार्प ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कांटा। हाउ डू यू फील व्हेन यू थिंक और सी योर फेवरेट फूड? आप मान लीजिए आपको कोई बहुत ही स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे गुलाब जामुन है, और मान लीजिए आप वो सामने देखते हैं, तो क्या होगा? आपके तुरंत मुंह में से पानी आने लग जाएगा। तो वो एक गुलाब जामुन ने क्या किया? स्टिमुलाई का काम किया, क्योंकि आप, और फिर उसके बाद रिस्पोंड जो होगा वो आप अपने आप करेंगे, अपने आप आएगा। ऐसा नहीं है वो सोच समझ के करेंगे आप ब्रेन से, नहीं। जैसे आपको कांटा लगा, आप तुरंत चिल्लाएंगे उसमें कि भाई मुझे कोई चीज चुभ गई है। आप खाना देख रहे हैं तो आप कितना भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन अगर वो आपका फेवरेट फूड है और आपको भूख लगी हुई है तो आपके मुंह में पानी आएगा, तो दैट मीन्स कि वो आपको रिस्पॉन्ड करने में मजबूर कर रहा है। यू सडनली मूव अ डार्क प्लेस इनटू अ, देखिए आप कहीं पे भी जो है जा रहे हैं, डार्क प्लेस है और एकदम से ब्राइट सनलाइट आ जाती है, तो क्या करते हैं आप? आपकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। तो दैट मीन्स वो ब्राइट सनलाइट जो है वो एक स्टिमुलाई का काम कर रही है। आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, एकदम से आपकी आंखें बंद होगी, फिर आप धीरे धीरे से आंखें खोलेंगे कि भाई जब आप उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, अडेप्ट कर लेंगे वो एनवायरमेंट को, तब आप उसको खोलेंगे। तो ये होता है हमारा स्टिमुलाई। अब कोई भी फेवरेट फूड है, ब्राइट लाइट है, थॉर्न है, ये क्या है? किस चीज के एग्जांपल है हमारे सराउंडिंग में? ये है स्टिमुलाई के एग्जांपल। देखिए इसमें डेफिनेशन दी हुई है, ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम, जो हमें अपनी तरफ रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर कर दे, उसे कहते हैं स्टिमुलाई। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? बिल्कुल। जैसे ही मान लीजिए शेर है, शेर को अगर डियर को देखेगा तो उसके मुंह में पानी आएगा और वो सोचेगा मैं उसे पकड़ के खा लूं। ऐसे ही
ही डियर है वो घास को देखेगा, ग्रीनरी को देखेगा, तो उसको भी यही होगा। तो इसी तरह से, और इसी तरह से बर्ड्स के साथ भी होता है, बिल्कुल वो स्टिमुलाई की तरफ जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। देखिए जब रात को मान लीजिए कोई शिकारी जा रहा है, कोई हंटर जा रहा है, या कोई भी वाइल्ड लाइफ वाले जा रहे हैं वहां पे ढूंढने के लिए उन्हें, और अगर वो ब्राइट लाइट मारते हैं एनिमल की तरफ, वो तो वो रन करेंगे, वो भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लाइट ने क्या काम किया? स्टिमुलाई का काम किया। इसी तरह से आप देखेंगे कि आप अगर रात को किचन में जाते हैं बीच में पानी पीने के लिए, अगर किचन में उठ के आप लाइट ऑन करते हैं तो वहां जो कॉकरोचेस होंगे वो भाग जाएंगे फटाफट से, क्योंकि वो अपनी हाइड कर जाएंगे उन प्लेसेस पे जहां पे वो रहते हैं, क्योंकि वो किस में निकलते हैं? वो सिर्फ अंधेरे में निकलते हैं। तो लाइट ने क्या काम किया? एक स्टिमुलाई का काम किया। तो होप सो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। स्टिमुलाई का मतलब है जो चीज हमें कुछ भी एक्शन करने पर मजबूर कर दे, तो वो होती है स्टिमुलाई। ठीक है। इसी तरह से प्लांट का भी कोई स्टिमुलाई होते हैं। फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम, बिल्कुल जैसे अब कई प्लांट्स को यूं कहा जाता है कि सूरज की रोशनी की तरफ ही उनका फेस रहता है, तो वो इसका मतलब स्टिमुलाई है सूरज उनका, कि वो उनकी तरफ एक्शन करने के लिए मजबूर करें। कुछ प्लांट जो छुई मुई का प्लांट होता है, उसको हम छुएंगे तो वो बंद हो जाएगा तुरंत, अपनी सारी जो है पेटल्स को बंद कर लेगा एकदम से। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उस चीज के लिए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि डे टाइम में एकदम से खिल जाते हैं और सनसेट होते ही एकदम से बंद हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये आपका स्टिमुलाई का एक एग्जाम्पल है कि भाई वो स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो एनिमल्स भी करते हैं, ह्यूमंस भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। तो ये भी एक जो है आपका एग्जाम्पल हो गया कि लिविंग क्रिएचर्स में क्या चीज कैरेक्टरिस्टिक उनके कॉमन होते हैं। अब एक्टिविटी 4 में हम करते हैं, हमने एक पोट लिया है, हम उसे क्या करेंगे? उसको विंडो के पास रख दिया जहां की सनलाइट एंटर कर रही है। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट, उस प्लांट को जो है कंटिन्यू वाटर करते रहिए। डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या जैसे कि हम बाहर लॉन में पौधे लगाते हैं, गार्डन में पौधे लगाते हैं, तो वो बिल्कुल सीधे उगते हैं, आपने देखा होगा, चाहे हमने पोट में लगाया चाहे किसी भी चीज में लगाया, लेकिन अगर हमने बाहर लगाया है तो वो बिल्कुल सीधे उगेंगे। लेकिन अगर आपने एक कमरे के अंदर लगाया और विंडो से उसको सनलाइट आ रही है, तो आप देखेंगे कि वो कभी भी सीधा नहीं उगेगा, वो हमेशा उस डायरेक्शन में बेंड कर जाएगा जहां पे उसे सनलाइट मिलेगी, क्योंकि सनलाइट जो है उसकी स्टिमुलाई का काम कर रही है, और सनलाइट जो है उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये देखिए इस टाइप में जैसे एग्जांपल है, क्योंकि प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है लाइट की तरफ, इसलिए अगर आप इनसाइड द हाउस कोई प्लांट रख रहे हैं और सनलाइट उसे जहां से मिलेगी वो उस तरफ बेंड कर जाएगा, वो अपस्ट्राइट जो पोजिशन में है वैसे ग्रो नहीं करेगा। डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, बिल्कुल ये एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है कि सनलाइट उसको मिल रही है तो सनलाइट की तरफ वो अपना रिस्पॉन्स दे रहा है। देन आगे आता है ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, बिल्कुल सारे लिविंग थिंग्स जो हैं उनके आसपास में क्या चीज हो रही है उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, ये हमने देख लिया। नॉट ऑल द फूड ईटन इज कंप्लीटली यूज, देखिए सारा फूड जो हम खाते हैं वो सारा तो हमें यूज नहीं होता है। जितना एनर्जी बनाने के लिए चाहिए था, जितना न्यूट्रिशियस फूड था, वो सारा का सारा जो है ब्लड स्ट्रीम में जाके एनर्जी बना देता है, लेकिन बाकी बचा हुआ जो वेस्ट होता है वो क्या करते हैं? हम एक्सक्रीट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, जो कि पोटी के वे में और यूरिनेशन के वे में आपका निकल जाता है, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। डू प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट, बिल्कुल प्लांट में भी जो है वेस्ट होता है, लेकिन क्या करते हैं प्लांट्स? लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसे एनिमल और ह्यूमंस करते हैं कि भी उनका एक्सक्रीट दिखता नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि वो उनका जो मैकेनिज्म होता है प्लांट्स का वो ह्यूमंस और एनिमल्स से थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं फाइंड इट्स पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट इन अ वे दैट दे डोंट हार्म द प्लांट, वो अपने किसी पार्ट में ही वेस्ट को जो है स्टोर करके रख लेते हैं ताकि वो पूरे प्लांट की ग्रोथ में कोई भी रुकावट ना बने। या फिर आपने कई बार देखा होगा प्लांट्स में से गम निकलता हुआ, या किसी की लीफ हम तोड़ते हैं तो दूध जैसा निकलता हुआ, वो वैसे हेल्दी नहीं होता है, वो जहरीला होता है। लेकिन जो भी वेस्ट उनका निकलता है, आपने कई बार देखा होगा कि प्लांट में से कोई वैक्स निकल रही है, कोई लिक्विड सी थिंग निकल रही है, तो वो सब होते हैं प्लांट के वेस्ट। सम प्लांट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रीशन, अपनी सिक्रीशन के थ्रू निकाल देते हैं। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रीशन जो है वो भी कॉमन है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि जो फूड खाएगा तो उसको एक्सक्रीट करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद आता है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, बिल्कुल अभी हमने पढ़ लिया एक्सक्रीशन क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें कि जो है ग्रोथ होती है, ग्रोथ सब ऑर्गेनिजम्स में जरूरी है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। देन रेस्पिरेशन जरूरी है। देन उसके बाद अगर हम फूड खा रहे हैं तो उसको एक्सक्रीट करना भी जरूरी है। तो ये सब चीजें हमारे कॉमन हो गई हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि क्या सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने काइंड को। देखिए बच्चों, इसको बिल्कुल आसान वे में समझिए। अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन ना हो, मीन्स एक से दूसरा ना बने, तो फिर तो ये
धरती खत्म हो जाएगी, फिर तो वो जो स्पीशीज है जो मान लीजिए रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, फिर उसकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आज 2 पीजन है आपके पास या 4 पीजन है, और मान लीजिए उनका आगे रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, मतलब उन्होंने आगे अंडे नहीं दिए और उनके बच्चे नहीं हुए हैं, तो दैट मीन्स कि वो 4 पीजन अगर मर जाते हैं तो इसका मतलब पीजन की सारी स्पीशीज हमारी धरती पे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं यस वो रिप्रोड्यूस करते हैं। कभी भी आपने देखा है नेस्ट ऑफ द बर्ड में, जैसे पिजन का बर्ड है या और किसी स्पैरो का बर्ड है, तो वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं अपने नेस्ट में, और फिर उनमें से क्या है, यंग वंस निकलते हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि उन्होंने एग दिए हुए हैं, सेकंड में देखिए उनके यंग वंस निकल गए हैं, और वो कैसे होंगे, वो बिल्कुल उन्हीं के जैसे होंगे दिखने में। पिजन का बच्चा पिजन जैसा दिखेगा, क्रो का बच्चा क्रो जैसा दिखेगा, कोयल का बच्चा कोयल जैसा दिखेगा, ईगल का ईगल जैसा। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। एनिमल का रिप्रोडक्शन जो है वो बर्ड से डिफरेंट होता है। बर्ड्स जैसे कि एग्स देते हैं, फिर हैच करके उनके यंग वंस निकलते हैं, ऐसे ही एनिमल का रिप्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट काइंड का होता है। कई एनिमल्स जो हैं वो एग्स के थ्रू ही उनके यंग वंस निकलते हैं, लेकिन कई एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपने डॉग देखा होगा, स्ट्रीट डॉग पे आपने देखे होंगे कि वो अपने पपीज को जो है बर्थ दे रहे हैं, एक साथ कई सारे पपीज को जो है बर्थ दे देते हैं। इसी टाइप से कैट है और काऊ है, काऊ भी जो है अपनी यंग वन को बर्थ देती है। इसी टाइप से प्लांट जो है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एनिमल से प्लांट डिफरेंट टाइप का उनका रिप्रोडक्शन मोड होता है। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। प्लांट्स जो होते हैं अपनी ही सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं। हमने स्प्राउट्स में देखा है ये चीज। ये देखिए, अ सीड फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट। एक छोटी सी सीड है, पहले हमने वो सीड कहां से ली है, दूसरे प्लांट से ही ली होगी, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके ग्रो कर जाती है और वो दूसरा प्लांट बना लेती है। तो ये भी इनका रिप्रोडक्शन का पार्ट है। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन दी सीड्स। सम प्लांट्स जो है वो सीड्स के अलावा भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स में आपने देखा होगा कि कोई भी मान लीजिए रोज है, तो रोज का अगर हमें पौधा लगाना है तो क्या करेंगे, उसकी एक छोटी सी स्टेम लेंगे हम, उसे थोड़ा स्लांटिंग वे में कट करके और फिर उसे ग्रो करेंगे उस पर कुछ लगा के। तो उस तरह से जो है प्लांट से प्लांट भी ग्रो कर सकता है। इसी टाइप से फ्रूट है, जैसे कि मान लीजिए अब पोटैटो है, पोटैटो का में जो बर्ड निकले हुए होते हैं, ये पोटैटो आपकी जो वेजिटेबल है, इसे मान लीजिए बर्ड निकले हुए होते हैं, तो वो बर्ड को ही अगर हम उस एरिया को काट के उसे सॉइल के अंदर डाल देंगे तो उससे भी एक न्यू प्लांट उग जाता है और न्यू आपके पोटैटो प्लांट लग जाते हैं और उसमें और सारे पोटैटो आपको मिलते हैं। तो ये इनका अलग अलग वे है रिप्रोडक्शन का। अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 5 में हम देखते हैं, इसमें वही बता दिया मैंने आपको पहले ही कि जैसे रोज और मेहंदी का प्लांट है, उसको क्या करेंगे, उसकी कटिंग ले लेंगे, एक स्टेम ले ली हमने, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में काट दिया और स्लांटिंग वे में कट करते हैं, उसे फिक्स कर दिया, उसे सॉइल में वाटर दिया उसे रेगुलरली, तो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि आपका प्लांट ग्रो कर गया है। अगर आपका प्लांट ग्रो नहीं करता है तो डिसअपॉइंट ना होए, बल्कि जो गार्डनर वगैरह है वहां पर, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है नीचे, आई थिंक हनी होता है वो, या कोई चीज उसमें लगानी होती है उगाने से पहले, सो दैट कि वो अच्छी तरह से ग्रो कर जाए। तो ये आप गार्डनर से पूछ के आप उसको लगा सकते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव? क्या सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं? बिल्कुल, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब मूव करते हैं। हमने चैप्टर 6 में जैसे पढ़ा है कि वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स मूव, जैसे एनिमल्स जो हैं मूव करते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बॉडी मूवमेंट्स में जो पढ़ा है हमने, क्या, लेकिन हमें ये तो पता है कि एनिमल्स, ह्यूमंस ये मूव करते हैं। क्या प्लांट्स आपने मूव करते देखा है कि आज वो प्लांट यहां था और कल वो प्लांट 1 किलोमीटर दूर पहुंच गया? ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपने ये चीज पढ़ी है गेटिंग टू नो मोर प्लांट्स में कि सॉइल जो होती है वो आपकी रूट्स को क्या देती है, वहां से रूट क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। देन वो क्या करती है, स्टेम को ट्रांसफर करती है। स्टेम क्या करती है, अपराइट पोजीशन में वाटर जाता है और वो लीव्स तक पहुंचाता है। तो ये भी एक मूवमेंट ही है और इसी को कहते हैं कि आपका प्लांट भी मूव करता है। तो यही आपका बता रखा है। व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स में क्या होता है, जब हम उसे सॉइल के अंदर लगते हैं, क्योंकि प्लांट क्या है, एक जगह जब उसकी रूट्स फैल जाती हैं तो उसको निकालना वहां से बड़ा मुश्किल होता है, और वो फैलेंगी नहीं तो वो प्लांट वहां ग्रो अच्छी तरह से कैसे कर पाएगा। तो इसलिए ये आपको बता रखा है कि वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फूड जो है वो सिंथेसाइज होता है बाय देम और एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है प्लांट के। तो इसी को कहते हैं कि मूवमेंट उनमें हो रही है। फ्लावर की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ये भी एक मूवमेंट है। डू यू रिकॉल हाउ प्लांट्स शो मूवमेंट इन सर्टेन? आपने देखा है टच मी नोट जो प्लांट है, छुई मुई का जो प्लांट होता है, उसको जैसे ही टच करते हैं वो बंद हो जाता है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में तो ओपन हो जाते हैं और रात होते ही वो मतलब जो है क्लोज हो जाते हैं। तो यही है जो आपकी ग्रोथ इसमें बताई गई है। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग। हमने कुछ नॉन लिविंग थिंग भी है जो मूव करती है, जैसे बस, कार है वो भी मूव करती है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, क्लाउड है, ये भी मूव करते हैं। तो क्या ये भी लिविंग थिंग्स है?
नहीं, ये लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं, इनकी मूवमेंट जरूर होती है, लेकिन हमने एक कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं पीछे से लेकर अभी तक कि उनमें फर्स्ट ग्रोथ होनी चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, एक्सक्रीशन होनी चाहिए, और उनमें जो है रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, एंड नेक्स्ट है उनकी बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए। अगर ये पांचों करेक्टरिस्टिक हैं दैट मीन्स कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट होएगा, अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो है नॉन लिविंग में ही रहेंगी। अब दे रखा है इसमें कि कॉमन करेक्टरिस्टिक और है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, डाई। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो चीज पैदा हुई है वो चीज मरेगी जरूर। जैसे कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओनली इफ द रिप्रोडक्शन ऑफ देयर ओन। इसमें मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी है, अगर उनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहता है तो वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब कितने अनगिनत सालों तक जो है वो जिंदा रह पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन है तो वही 1000 साल तक जिएगा, नहीं, आगे उसके बच्चे होंगे, उससे उसके बच्चे होंगे, उससे उसके बच्चे होंगे, तो इस टाइप से जो है उनकी जनरेशन चलती हुई चली जाएगी। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, अगर मान लीजिए सिर्फ एक पीजन, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, एग नहीं दे रहे हैं, तो उनकी जो स्पीशीज है वो वहीं खत्म हो जाएगी। और अगर वो आगे रिप्रोड्यूस होते जाते हैं तो फिर उनकी स्पीशीज जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज अ रिप्रोडक्शन। अब हमने देखा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सबको फूड चाहिए, सब रेस्पिरेट करते हैं, सब स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, ग्रो करते हैं और डाई कर जाते हैं। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें कि ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कार है, बाइसाइकिल है, क्लॉक है, वाटर है, रिवर में वो मूव करता हुआ चला जाता है, मून है वो भी मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है, सन भी कहीं से राइज करता है कहीं जाके सेट होता है। इसी टाइप से आपके क्लाउड है, क्लाउड भी जो है कभी राइट में होता है कभी लेफ्ट में होता है, वो भी मूव करता है। तो क्या ये सारी थिंग्स भी लिविंग थिंग्स में आएंगी? नहीं, क्योंकि इन सब में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं दिख रहे हैं। ये रेस्पिरेट नहीं करते हैं, एक्सक्रीट नहीं करते हैं, इनको फूड नहीं चाहिए, तो इसलिए सिर्फ एक मूवमेंट के वे पे आप नहीं बता सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके लिए जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सब प्रेजेंट होनी जरूरी है। In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed। बिल्कुल उनमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स में उनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक अगर नहीं हुई तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग थिंग है। इज दिस ऑलवेज ट्रू? कि ये हमेशा सच होगा जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर पढ़ी है कि वो सारे लिविंग थिंग्स में ही हो? अब इस चीज को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर पढ़े थे, क्या वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग में मिलने ही चाहिए? अब इसका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि जो मूंग होती है, मूंग क्या लिविंग थिंग है? जैसे वो दुकानों में बहुत टाइम तक पड़ी रहती है, सीड के पैकेट्स के अंदर रहती है, तो जब उसके पैकेट लेने आते हैं फार्मर्स जिनको वो चाहिए उगानी होती है, तो फिर उसके बाद उसमें प्लांट निकल आता है, तो क्या मूंग जो होती है वो लिविंग होती है? तो इस चीज से हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मूंग जो उसमें रखी हुई होगी शॉप में, जो पैकेट्स में रखी है, जब तक वो खरीदी नहीं जाती, ग्रो नहीं करी जाती सोयल में, तब तक ना तो वो रिप्रोड्यूस करती है, ना वो ग्रो करती है, और ना वो एक्सक्रीट करती है, ना उसे फूड चाहिए। तो फिर इतने महीने तक वो शॉप में रखी हुई क्या वो नॉन लिविंग है? तो इसलिए हम ये भी नहीं जरूरी कह सकते कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे मिलेंगे तभी वो लिविंग होगी। वट देन इज लाइफ? तो फिर आप बताइए कि लाइफ है क्या? आपने कभी देखा है कि जो एक गेहूं का भरा हुआ कट्टा होता है, आप उसके अंदर कभी हाथ डाल के देखिए डीप तक, तो आपको कुछ गर्मी महसूस होगी। वो गर्मी किस लिए महसूस होती है? क्योंकि जो सैक ऑफ व्हीट होता है वो भी अंदर रेस्पिरेट कर रहा होता है, वो भी एनर्जी अपनी ले रहा होता है, ठीक है, उसमें भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए वो हीट प्रोड्यूस करते हैं इतनी ज्यादा। तो ये हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द सीड इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेसेस में नॉट बी वेरी एक्टिव। तो इसलिए उसमें बाकी प्रोसेस नहीं भी एक्टिव होते हैं, तब भी उसमें कोई प्रोसेस ऐसा है जो कि लिविंग होने का उसका प्रमाण देता है, जो जैसे कि वो रेस्पिरेशन करती है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ? लाइफ है क्या? However, looking all the diversity of living things around us, we can conclude that life is beautiful. Only हम यही conclude कर सकते हैं कि लाइफ जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ऑसम है। बाकी हम नहीं बता सकते हैं कि क्या लिविंग नॉन लिविंग में ये सारे करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद बच्चों इसका आ जाता है कीवर्ड्स। ये हम नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी मैं 10-15 मिनट्स की, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो गई है। तो इसकी जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इसकी समरी पूरे चैप्टर की, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग था बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, तो मैं इसकी समरी आपको नेक्स्ट में देती हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ।